हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 62 का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। जो नॉर्थर्न रेलवे लखनऊ डिवीजन का यह क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम 19/11/2021 को एग्जाम हुआ था। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक लाइन ये कहना चाहूँगा कि बहुत दिन के बाद, लगभग 1 माह के बाद लगभग आप लोग के सामने यह वीडियो रख रहा हूँ। वीडियो क्यों नहीं 1 माह तक बना, इसके बारे में वीडियो के अंत में आप लोग को मैं बताऊंगा। जिसको जानने की जिज्ञासा होगा वीडियो के अंत में देखेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि ओसीबी यानों के पीओएच का अंतराल क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ है ओसीबी, तो ओसीबी का मतलब ये हो जाता है फुल फॉर्म की अदर कोचिंग व्हीकल्स। अदर कोचिंग व्हीकल्स, तो इसका पीओएच अंतराल कितना होता है, तो इसका होता है 24 मंथ। ठीक है, इसका पीओएच अंतराल 24 मंथ होता है। ठीक है, तो इसको डिटेल रूप में समझने के लिए पहले आप शेड्यूल को जानिए, उसके बाद मैं इस पर आऊँगा आप लोग को। मैं जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग के कंफ्यूज दूर करने का मैं प्रयास करता हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो हो सके तो कॉपी कलम ले लें और लिखते चले तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो मैं पहले शेड्यूल के बारे में आप जान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन जो है ये आईसीएफ का क्वेश्चन है, एलएचबी में ओसीबी नहीं होता है। ठीक है ना। तो आईसीएफ में एक होता है ट्रिप शेड्यूल, ट्रिप ट्रिप शेड्यूल। ठीक है, चलिए मैं शॉर्टकट लिखूंगा, आप लोग आवाज को सुन करके लिखेंगे। तो ट्रिप शेड्यूल जो होता है, आप ये जो है आफ्टर एवरी ट्रिप होता है, मतलब कि प्रत्येक मतलब एक चक्कर जब लगा कर आता है तो यह ट्रिप शेड्यूल होता है। उसका जांच पड़ताल मोटा मोटी कर लिया जाता है। ठीक है, ट्रिप शेड्यूल जो ये होता है आफ्टर एवरी ट्रिप। ठीक है, एवरी ट्रिप। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेंगे, मैं मोटा मोटी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1 नंबर में। 2 नंबर में क्या होता है, शेड्यूल ए यानी सब शेड्यूल ए। ठीक है, सब शेड्यूल ए जो होता है, ये जो होता है 30 दिन, 30 दिन प्लस माइनस 3 डेज। ठीक है, 30 दिन प्लस माइनस 3 डेज। और एक होता है आपको 3 नंबर में बी शेड्यूल। ठीक है, तो बी शेड्यूल जो होता है आईसीएफ के लिए यह 3 माह का होता है। ठीक है, 3 माह का होता है। इसमें प्लस माइनस जो है 7 डे होता है। ठीक है, और सी शेड्यूल जो होता है 6 माह का होता है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस 15 डे होता है। ठीक है, तो ये जो है 30 दिन 3 महीना 6 महीना, तो ये तो आप लोग को याद रहता है, लेकिन प्लस माइनस जो है ये इधर वाला भी आप लोग याद रखेंगे। ए शेड्यूल में प्लस माइनस 3 होता है, बी में 7 होता है, और इसमें 15 होता है। देखिए लगभग दो बरी है, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, एक एक बढ़ा करके ये सब याद करने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये जो है यह शेड्यूल होता है। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक करके मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है आईओएच। ठीक है, उसके बाद आता है आईओएच। ठीक है, तो आईओएच आप जानते हैं, ये रनिंग क्वेश्चन है कि आईओएच जो होता है 9 माह पर होता है। ठीक है, 9 माह पर होता है। और पीओएच जो है आप जानते हैं कि यह 18 महीना पर होता है। मैं आईसीएफ का बात कर रहा हूँ, एलएचबी का नहीं। ठीक है, लेकिन अब इसी क्वेश्चन में से आपका अब निकलेगा यह ओसीबी। ठीक है, और ये तो जनरली होता है, लेकिन एक और होता है जिसका ये हो गया जनरली, मतलब एक होता है न्यूली वेल्ड, NEW मैं लिख देता हूँ, न्यूली वेल्ड, और OCV अदर कोचिंग व्हीकल्स। ठीक है, इसका जो है, इसका आईओएच जो है, आईओएच जो है यह होता है 12 महीना पर। कितना दिन पर होता है, 12 महीना पर। और पीओएच जो होता है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, ये जो होता है 24 महीना पर होता है। ठीक है, तो न्यूली वेल्ड जो नया जो कार जो मतलब कि नया गाड़ी जो बनते हैं उसका आईओएच प्रथम जो है 12 महीना पर होता है, और पीओएच जो है 24 महीना पर होता है। और ओसीवी जो है
इसका भी IUH जो है 12 महीना पर और PUH जो है 24 महीना पर। और ये जो है जनरली जो है इस सबका जो है IUH PUH जो है 9 महीना 18 महीना पर होता है, जिसका शेड्यूल जो मैंने ऊपर बताया, A शेड्यूल, B शेड्यूल, C शेड्यूल, ठीक है। तो ये जो है एक अलग कैटेगरी का हो गया, ठीक है। अब यह सवाल उठता है कि न्यूली बेल्ट तो समझ में आता है कि न्यूली बेल्ट वह कोच होता है जो नया बनकर तैयार होता है, लेकिन OCB जो कोच होता है वो कौन कौन से कोच होता है जो OCB के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल रूप से जानेंगे, ठीक है। तो नया कोच तो आप जान ही गए, नया कोच, और अदर OCB कोच कौन कौन सा है, तो इसमें आप मेरे आवाज को सुनकर लिखेंगे, उतना मैं लिख नहीं पाऊंगा। ये होता है पार्सल वैन, ब्रेक वैन, ठीक है, और एक होता है सैलून वैन, ठीक है। सैलून वैन या सैलून कार कह सकते हैं। इन्फेक्शन कार, इन्फेक्शन कार का RA होता है, ठीक है। इन्फेक्शन कार, पावर कार, पेंट्री कार, चेयर कार, ये जो है अभी मैंने जो नाम बताया, ये जो है ये सब जो है इसका IUH 12 महीना और PUH जो है 24 महीना पर होता है। और ये जो है सब OCV अदर कोचिंग व्हीकल्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कौन कौन सा कोच है? पार्सल वैन, ब्रेक वैन, सैलून वैन, इंस्पेक्शन कार, पावर कार, पेंट्री कार, चेयर कार, ये सब जो है OCV के अंतर्गत आता है। और इसका IUH जो है 12 महीना पर तथा PUH जो है 24 महीना पर होता है, ठीक है। तो ये जहां तक अंदाज है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात आप लोग को बता दूं कि राजधानी शताब्दी गरीब रथ, मेल एक्सप्रेस जो है, इन सभी कोचों का IUH जो है 9 महीना पर होता है। राजधानी शताब्दी गरीब रथ, मेल एक्सप्रेस, ये सभी का IUH जो है, IUH इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग जो है 9 महीना पर होता है, ठीक है। और PUH जो है, PUH ये जो है 18 महीना पर होता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, ये जो हमने मैं बताया कि राजधानी शताब्दी गरीब रथ, ये सबका जो है IUH PUH 9 महीना 18 महीना पर होता है, लेकिन ये कहाँ होता है इसके बारे में आप जानिए। क्वेश्चन दीजिए कि ये सब कहाँ होता है, तो IUH जो है डिपो में होता है, ठीक है। और PUH जो है वर्कशॉप में होता है, ठीक है। किसका? राजधानी शताब्दी गरीब रथ मेल एक्सप्रेस का। लेकिन इसमें राजधानी नहीं, लेकिन जो है राजधानी शताब्दी गरीब रथ, इन सभी का IUH वर्कशॉप में ही होता है। वो IUH और PUH वर्कशॉप में ही होता है, ठीक है। वो सब जो क्या बोलते हैं, मेल एक्सप्रेस जो है, वो सबका IUH जो है डिपो में हो जाता है। लेकिन आपको राजधानी शताब्दी गरीब रथ, ठीक है, ये सब का IUH जो है वर्कशॉप में होता है, PUH भी वर्कशॉप में होता है। मेल एक्सप्रेस का IUH डिपो में और PUH वर्कशॉप में होता है। देखिए, इसे जो भी डिटेल क्वेश्चन था वो हम आपको कंफ्यूज दूर करने का हमने प्रयास किया है। जहां तक विश्वास है कि 1 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरीका से आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहा है कि पायलट वाल्व का दूसरा नाम, पायलट वाल्व का दूसरा नाम यह पूछ रहा है। तो पायलट वाल्व का दूसरा नाम आप जानते हैं कि पेसेड होता है, ठीक है। क्या होता है? पेसेड, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म। यहाँ पर देखिए B नंबर में, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, ठीक है। तो पेसेड जो होता है पायलट वाल्व का दूसरा नाम है, जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ACP अलार्म चैन पुलिंग, ठीक है। हम लोग जो अपने हाथ से जो ACP जो करते हैं, अलार्म चैन पुलिंग जो करते हैं, तो PESD यानी पेसेड के द्वारा जो है वो ब्रेक लगता है, ठीक है। और एक होता है PEAV, ठीक है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, ठीक है। तो ये दोनों में जो है आप लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, पेसेड और PEAV में। तो देखिए यहाँ जो है बस PEASD पेसेड जो है, जो ACP जब हम लोग करते हैं, जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो इसके द्वारा लगता है। लेकिन PEAV जो है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, ये ड्राइवर के द्वारा ब्रेक लगाया जाता है, ठीक है। तो ड्राइवर जो है PEAV के द्वारा काम करता है, और ये जो है पेसेड जो है, जब ACP होता है उस वक्त जो है काम करता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि कंफ्यूज यहाँ पर आपका दूर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। देखिए, कह रहा है कि ART और ARME को छोड़कर विभागीय यानों का PUH अंतराल कितना होता है, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं BM लिख देता हूँ, बोर्ड मॉडल, ठीक है। आप कहिए क्वेश्चन तो पुराना है, 2021 का है, लेकिन ये क्वेश्चन कोई नया पुराना नहीं होता है मेरे समझ से। वही क्वेश्चन आता है फिर बदल के इधर उधर करके।
क्या नया अभी कहीं एग्जाम हो रहा है, क्या ये पुराना क्वेश्चन है, क्या इसमें का क्वेश्चन उसमें नहीं है, या उसमें क्वेश्चन इसमें नहीं है? ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन जो है पुराना होता है, नया पुराना नहीं होता है, सब क्वेश्चन वही रहते हैं। तो हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ART और ARME, ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और इसका होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है, रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य तो इसका आंसर होगा 42 मंथ, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि छोड़कर, बाकी ART और ARME को छोड़कर विभागीय यान, ये भी विभागीय ही है लेकिन यह मतलब मेडिकल के लिए है। ये दोनों को छोड़ने के बाद विभागीय यान जो होता है RA, इन्फेक्शन कैरिज, इस टाइप का बहुत सारा मतलब कि विभागीय यान है। तो इन लोगों का जो है ये नहीं क्वेश्चन कहीं आता है कि RA जो है इन्फेक्शन कैरिज का मतलब कि PH कहाँ हो, कितना दिन पर होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो विभागीय जितना भी ये जो छोड़ करके है, इस सब का जो है 42 महीना पर होता है। और ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार यह पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पर BM लिखा था कि यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको आप जैसे भी हो रट लीजिएगा, ठीक है। 4 नंबर में देखिए कह रहा है कि लेडीज यानो, देखिए यहाँ पर एक गानो लिखा गया है। लेडीज यानो का ट्रांसपोर्टेशन मतलब कोड क्या होता है, तो लेडीज के लिए होता है Y, याद रखिएगा, ठीक है। और जेड जो होता है CZ, क्या बोलते हैं, चेयर कार के लिए, इसमें C लगा रहता है CZ, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे आगे भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में देखिए कह रहा है कि स्लॉटिंग एनालोपेटी गेट से सुजाजित द्वितीय श्रेणी का परिवहन कोड क्या होता है। देखिए यहाँ पर मेन क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है द्वितीय श्रेणी, ठीक है। और द्वितीय श्रेणी, तो द्वितीय श्रेणी का होता है GS, ठीक है। द्वितीय श्रेणी जो जनरल जो होता है उसके लिए जो होता है आपको GS होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन कोड है यह, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं बता दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो शायद आपको क्वेश्चन को उतना नहीं समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सामने जो है उसको पहले मैं बता देता हूँ। ये है निरीक्षण गाड़ी प्रशासन का परिवहन कोड क्या होता है। तो इसका निरीक्षण गाड़ी मतलब इंस्पेक्शन कैरिज जिसको कहते हैं, इसका होता है RA, ठीक है। इसका होता है RA, ठीक है। तो इंस्पेक्शन कैरिज का RA होता है, थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ाता हूँ फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है। RA होता है, और एक होता है पेंट्री कार, ठीक है, पेंट्री कार। तो पेंट्री कार का होता है WCB, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास AC जो होता है, फर्स्ट क्लास AC, तो इसका जो है FAC होता है, FAC होता है, ठीक है। और टू टीयर जो होता है, टू टीयर, इसका जो होता है CW, ठीक है। अब यहाँ पर AC लगा देंगे तो ACCW हो जाएगा, अर्थात ACCW यानी टू टीयर जो है AC टू टीयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर AC लगा दीजिएगा तो AC टू टीयर हो जाएगा, लेकिन टू टीयर का ही याद रखें CW होता है, ठीक है। और थ्री टीयर का जो होता है CN होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम AC लगा देंगे तो ACCN हो जाएगा, ACCN, ये 3 टीयर का हो गया, ठीक है। अब जो है AC की जगह पर अगर हम केवल यहाँ पर S लगा देंगे तो स्लीपर जो है, स्लीपर 3 टायर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना जो हम कह रहे हैं, AC लगाएंगे तो AC 3 टीयर, S लगा देंगे तो स्लीपर 3 टायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वीडियो को रोक करके अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे होता है चेयर कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चेयर कार, ठीक है। तो चेयर कार का जो है CZ होता है, ठीक है, CZ। अब यहाँ पर हम AC लगा देंगे, AC तो AC चेयर कार हो जाएगा, S लगा देंगे तो स्लीपर चेयर कार हो जाएगा। वो ये जो है आप केवल CZ याद रखिए, चेयर कार का CZ होता है, ठीक है। और पावर कार का जो है RM होता है, RM, ठीक है। और लगेज कम ब्रेक वैन का जानी रहे LWRRM होता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह याद रखेंगे। ये जो जितना इंपॉर्टेंट जो था ट्रांसपोर्टेशन कोड, वो हमने आपके सामने रख दिया है, जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन कोड से, ठीक है।
और देखिए इसी में एक और क्वेश्चन दिमाग पर हमको आ गया जो ज़्यादातर पूछा जाता है, सिंबल। सिंबल जो 3-4 ऐसा है, ज़्यादा नहीं है, 3-4 गो है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसको भी कॉपी में नोट कर लें तो अच्छा रहेगा। देखिए एक होता है एकदम हॉरिजॉन्टल में इस तरह लाइन होता है एकदम क्षैतिज, ठीक है? तो इसका मतलब होता है कि सामग्री जो है पेश की जा रही है। यहाँ पर लिखेंगे कि सामग्री सामग्री जो है पेश की जा रही है। पेश की जा रही है मतलब सामग्री आप पेश कर रहे हैं, ठीक है? और दूसरा जो होता है इसी तरह एकदम आयताकार जो होता है चरखुट्टा, ठीक है? तो ये जो ये किसका सिंबल है? तो यह है इन्फेक्शन का। किसका है? इन्फेक्शन का, ठीक है? इन्फेक्शन इन्फेक्शन का सिंबल जो है पूरा आयताकार जो होता है चरखुट्टा, ठीक है? इसको याद रखेंगे, ठीक है? और एक होता है तीर के निशान के भांति इस टाइप से, ठीक है? इस टाइप से, ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांस ट्रांसपोर्ट। याद रखिएगा, मेरे लिखावट पर नहीं जाएंगे, आवाज पर भी ध्यान देंगे, ठीक है? तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है? और एक होता है इस तरह, मतलब नीचे की तरफ इस तरह त्रिभुज जो होता है इसका जो है नोखा जो है नीचे की तरफ रहता है, ठीक है? यह सिंबल किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसको जो है 100% कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि यह जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है? यह जल्दी नहीं मिलता है, बहुत आपको बहुत कहीं-कहीं पढ़िएगा तो इक्का-दुक्का इधर-उधर कहीं-कहीं मिल जाएगा, ठीक है? एक साथ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए एक जगह आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, तो आप लोग को याद करने में सावधानी होगा, ढूँढना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इसका मतलब होता है जो नीचे की तरफ जो इस तरह त्रिभुज जो बना रहता है, इसका नोखा जो है नीचे की तरफ रहता है, इसका मतलब होता है परमानेंट स्टोर। इसका होता है, आप मेरे आवाज को सुनकर लिखेंगे परमानेंट परमानेंट स्टोर, ठीक है? परमानेंट स्टोर, ठीक है? इसको लिख लेंगे और इसको मिटा देते हैं, इसको वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? और एक लिख सिंबल होता है डी, इस टाइप के डी, ठीक है? तो डी का मतलब होता है डिले। इसका मतलब होता है डिले, डिले याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एक होता है एकदम गोल ओ की भांति, ठीक है? तो इसका मतलब होता है संचालन, संचालन, ठीक है? याद रखेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन कोड एक ठो क्वेश्चन किया था, मैंने ट्रांसपोर्टेशन कोड को सब क्लियर करते हुए यह सिंबल जो मैंने लगभग 4-5 को मैंने बताया है, कितना 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8 को लगभग बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, यही सब पूछा जाता है। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए ट्रेन या रेल के बारे में अगर जाना जाए तो बिल्कुल यह समुंदर है, ठीक है ना? समुंदर है, उसमें पड़ जाए तो बिल्कुल जल्दी किनारा नहीं मिलेगा, लेकिन हमको समुंदर में ज़्यादातर के तैरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना ज़रूरी है, ठीक है? आप लोग जेईई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एडब्ल्यूएम, एएमई का इस सब का तैयारी कर रहे हैं तो डीपली में जाना पड़ेगा, ठीक है? तो जितना क्वेश्चन आता है मैं आप लोग के सामने रख देता हूँ, ज़्यादातर दिमाग भगाने की ज़रूरत नहीं है और मैं टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन वैसे ही रखता हूँ जो क्वेश्चन आते हैं। मैं ज़्यादा डीपली में जाऊँ और क्वेश्चन आप लोग के सामने रख दें, आप लोग का नंबर कम आएगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग के मतलब आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा, मतलब दिमाग से बाहर हो जाएगा और उसके लिए आप बहुत डीपली पढ़ाई शुरू कर देंगे, रनिंग जितना क्वेश्चन है छोड़ देंगे और वही क्वेश्चन आपको आंसर में आ जाए, मतलब एग्जाम में आ जाएगा रनिंग क्वेश्चन, जो वहाँ पर जाकर आप कन्फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा डीपली में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इतना तो आप हमको लगता है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि पेंट्री कार का, ठीक है? तो पेंट्री कार का अभी हमने बताया WCB जो सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे 8 नंबर में क्या कह रहा है कि सेल्फ जनरेशन कंपार्टमेंट युक्त नॉन एसी स्लीपर लेडीज कोच का ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है, ठीक है? तो आपने ऊपर देखा कि लेडीज के लिए वाई होता है, कहिएगा कि वाई तो इसमें भी और इसमें दोनों में है, लेकिन देखिए और भी तो देखना है। सेल्फ जनरेशन, देखिए डब्ल्यू का मतलब होता है वेजिटेबल, जी का मतलब हो गया सेल्फ जनरेशन, एस का मतलब हो गया स्लीपर, सीएन का मतलब हो गया 3 टायर, वाई का मतलब हो गया आपका लेडीज, ठीक है? तो वेजिटेबल, सेल्फ जनरेशन, स्लीपर, 3 टायर, लेडीज कंपार्टमेंट जो है यह इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड हो गया, ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे।
ठीक है। 9 नंबर में देखिए कह रहा है कौन सा पार्ट आईसीएफ ट्रॉली में उपयोग नहीं किया जाता है, तो ड्रैग लिंक जो है यह उपयोग में नहीं लाया जाता है। यह जो है देखिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत ऐसा मतलब सेट आप देखेंगे जिसमें रनिंग क्वेश्चन को हटा करके जो ये बार बार पूछा जाता है हटा करके कोई हार्ड क्वेश्चन रख दिया जाता है, तो ऐसा मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। उसको भी सामने रखता हूँ जो बार बार आते हैं, क्योंकि वो भी दिमाग पर रहे, उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए 10 नंबर में क्या करें, ब्रेक ब्रेक गियर पिन और बूस्ट के बीच अधिकतम। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है कभी भी पढ़े ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है अधिकतम, ठीक है। यह ध्यान देने जो बात है कि अधिकतम क्लियरेंस यह पूछ रहा है, अधिकतम, ठीक है। क्यों हम अधिकतम पर मैंने जोड़ दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 भी दे दिया है और 1.5 भी दे दिया, ठीक है। 1 से 1.5 mm होता है। इस तरह अगर सिंपल अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्रेक गियर पिन और बूस्ट के बीच क्लियरेंस कितना होता है, तो 1 से 1.5 mm होता है, ठीक है ना, 1 से 1.5 mm। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन में अधिकतम दिया हुआ है, तो इसलिए आपका आंसर जो है आपका 1.5 mm हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानों में लोड ट्रांसमिट किसके माध्यम से यानी किसके द्वारा होता है। देखिए इस क्वेश्चन में जो है यह नहीं किया है, देखिए यहाँ पर यानों में यानी यानों का लिखना चाहिए। यानों का मतलब जो कोच होता है वो उसका लोड ट्रांसमिट किसके माध्यम से होता है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि यानों का वर्टिकल यानी जो वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ जो होता है वह लोड जो है यानी कोच का भार यानी यान का भार लोड, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन जो सामने है यानों में लोड का स्थानांतरण माने भार का स्थानांतर ऊपर से जो है वर्टिकल जो है किसके द्वारा स्थानांतर होता है, तो यह साइड बैरियर के माध्यम से होता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यह एक गाड़ी है और यहाँ पर जो है बफर लगा हुआ है, बफर जो लगा हुआ है, ये देखिए आईसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बफर में जो आपस में जो टकराते हैं, इसको क्वेश्चन इसका जो आता है कि ड्रा एंड बफिंग फोर्स जो है इसका लोड किसके द्वारा स्थानांतरित होता है या किसके माध्यम से मतलब होता है, तो ये जो होता है सेंटर पिवोट के माध्यम से होता है, ठीक है। सेंटर पिवोट के माध्यम से होता है ड्रा एंड बफिंग फोर्स, ठीक है। और यह आपका क्वेश्चन है कि यानों में लोड ट्रांसमिट यानी यान का जो है कोच का जो है लोड वर्टिकल ऊपर से जो है किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, तो साइड बैरियर के माध्यम से होता है, ठीक है, साइड बैरियर, ठीक है। और ड्रा एंड बफिंग फोर्स जो है क्या बोलते हैं सेंटर पिवोट के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये आप लोग हमको जहाँ तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। लेकिन साइड बैरियर के माध्यम साइड बैरियर जो आपका आंसर है, तो साइड बैरियर के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि यह जो होता है जैसे कि मान लेते हैं यह एक बोगी फ्रेम हो गया और बोगी फ्रेम पर जो है यहाँ पर एक बोलिस्टर रखा रहता है, ठीक है। बोलिस्टर पर देखिए यहाँ पर जो है साइड बैरियर रहता है, ठीक है। जब कोच जो यहाँ पर सेंटर पिवोट होता है, ठीक है, सेंटर पिवोट। तो कहने का तात्पर्य है कि जब लो ऊपर से जो कोच जो जब रखा जाता है बोगी पर, तो इसी पर जो है साइड बैरियर पर ही इसका लोड जो है ट्रांसमिट होता है, इसी पर वजन इसका रखा जाता है, ठीक है ना। और साइड बैरियर के बारे में और देखिएगा तो इसका दूरी पूछता है कि साइड बैरियर के दोनों के बीच की दूरी कितना होता है, तो ये होता है 1600 mm, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे 1600 mm होता है, ठीक है। और साइड बैरियर में जो है तेल पूछता है कि इसमें तेल कौन सा डाला जाता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा सर्वोलेन 68, ठीक है, सर्वोलेन 68, ठीक है। देखिए थ्योरिकल में जो है यहाँ एक क्वेश्चन को क्लियर करना चाहूँगा कि थ्योरिकल में सर्वोलेन 68 ही मिलता है और क्वेश्चन भी सर्वोलेन 68 ही आता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो आप वर्कशॉप में अगर होंगे, जब लोअरिंग जो गाड़ी जब लोअरिंग होता होगा, तो वहाँ आप लोग देखते होंगे कि जो वहाँ पर ड्रम से जो तेल निकाल करके जो उसमें रखा जाता है वाइल जो उस ड्रम पर कहीं कहीं सर्वो 100 भी लिखता है, ठीक है। और कहीं कहीं मिलता भी है, थ्योरी पे भी मिलता है। लेकिन इसलिए मैं दोनों बात बताना पड़ रहा है हमको कि आप लोग भी प्रैक्टिकल देखते होंगे तो बोलिएगा कि सर नहीं ये तो सर्वो 100 भी हमने देखा है और हम लोग डालते भी हैं तेल। लेकिन ठीक है 100% सही है, लेकिन सर्वो आप विशेष करके आप थ्योरी पर ध्यान देंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन थ्योरी से आएगा। आप प्रैक्टिकल क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है, ठीक है। वो किताब जो है बुक जो है उससे आपको क्वेश्चन आएगा। तो बुक में ज़्यादातर सर्वोलेन 68 ही मिलता है और 68 ही मतलब चेक होता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आपको सर्वोलेन
100 भी मिलता है, सर्वोलेन 100, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो तेल के बारे में क्लियर हो गया। और इसमें जो है एक प्लेट रखा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, साइड बैरियर, ठीक है। तो इस साइड बैरियर में जो प्लेट रखा जाता है तो इसको कहा जाता है बियरिंग पीस, ठीक है। तो उसमें पूछता है कि साइड बैरियर में बियरिंग पीस जो है कितना का होता है। तो ये जो है न्यू साइज जो है, न्यू यह 10 का होता है। कितना, 10 का होता है। और 100 पीसू यानी इशू कर देंगे, काम चलेबल जो होता है चलने के लिए, तो यह 9 का होता है, ठीक है। और कंडम साइज जो है 8.5 पर इसको हम कंडम कर देते हैं। जो बियरिंग प्लेट जो होता है, बियरिंग पीस जिसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप से इसका मतलब कि समझिए कि ये चरखूंटा टाइप का होता है। और इसका कोन जो है, इसको जो है इसको काट दिया जाता है इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। ये जो शेप आपको जो बन रहा है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से प्लेट होता है। तो इसको भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया है, ठीक है। तो ये साइड बैरियर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर में क्या करें कि ICF वनो लिखा गया है, ठीक है। यानो में मानक पैकिंग पीसेज, ठीक है। तो मानक पैकिंग पीसेज जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है, आप इसको याद रखेंगे। 13, 26, 38, 48, 13, 26, 38, 48। देखिए याद करने का ये सब तरीका है, ठीक है ना। 13, 26, 38, 48। लेकिन ये सवाल उठता है कि 13 कब देंगे, 26 का पैकिंग पीसेज कब देंगे, 38 का कब देंगे, 48 का कब देंगे, ठीक है। तो व्हील का जो दया होता है उसके ऊपर यह डिपेंड करता है। व्हील का जो व्यास होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लेते हैं किसी कोच का व्हील का व्यास जो है, मान लेते हैं कि 863 है और किसी का 839 है, 889 है। तो वो दोनों का हाइट जो है, बफर का हाइट जो है मेंटेन करने के लिए हमको यहाँ पर पैकिंग पीसेज देना पड़ेगा, तभी जा करके जो है हाइट जो है मेंटेन होगा, ठीक है। किसी कोच का मतलब कि बड़ा व्हील है, किसी का छोटा है, तो ये तो कोच नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पैकिंग पीसेज देंगे, जहाँ पर डैशबोर्ड जो लगा रहता है वहाँ पर पैकिंग पीसेज लगता है। तो वहाँ पर लकड़ी का जो है लगता है पैकिंग पीसेज, वो लकड़ी का मोटाई होता है 13, 26, 38, 48, ठीक है। तो अब मैं आपको डिटेल रूप में इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा करके, ठीक है, यहाँ पर जगह मिल रहा है हमको, ठीक है। चलिए, कॉपी कलम आप जरूर रेडी रखेंगे। देखिए 889 से, इस तरह लिखिए, 889 से 864 यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बीच में जो मेंटेन करना होगा, तो इसमें जो है 13 का पैकिंग पीसेज लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर 64 आ गया। अब इसको यहाँ में घटा लेंगे, यानी 863, 863 से 840, 840, ठीक है। इतना का अगर व्हील दाया है, देखिए यह दाया है, ठीक है ना। यह मैंने दाया मैं लिख रहा, व्हील का दाया इतना, जब इसके बीच में अगर होगा मतलब, तो यह हो जाएगा 26 का पैकिंग पीसेज लगेगा, ठीक है। और 800, देखिए 40 है तो यहाँ पर आप एगो घटा लीजिए, 839 से 820 का अगर दाया है, तो इसके बीच में अगर है तो आपको लग जाएगा कितने का, 38 का, 38 का पैकिंग पीसेज आपको लगेगा, ठीक है। और 820 आपने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद में आता है 819, ठीक है। 819 से मतलब नीचे आ जाएगा, तो ये 48 का पैकिंग पीसेज लगेगा, ठीक है। तो इसको जो है कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। इसको जो है कॉपी में लिख लेंगे। देखिए भाई, हम इसलिए बताते हैं कॉपी में लिखने के लिए, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ बार बार बोलता हूँ कॉपी में लिखने के लिए, इसलिए कि कॉपी में लिखने से आप जब भी आप खोजिएगा, देखिए इससे तो मान लिया आपने टेस्ट दिया और जो भी क्वेश्चन, जैसे आपके सामने जो क्वेश्चन है कोचिंग का जो 13, 26, 38, यही क्वेश्चन आपको मिलेगा ना। लेकिन डिटेल में जो भी क्वेश्चन बताते हैं उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आता है, जब भी आप अपना नोट्स जो निकालेंगे, हम यही कहते हैं कि पहले आप देखिए, इधर तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था लेकिन उधर मैं बताता था, अभी मैं बता रहा हूँ कि जब मैं वीडियो बना दूं तो नोट्स जरूर तैयार करें, ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसके साथ साथ आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। और जोर शोर से तैयारी करें। बहुत लोग जो है मतलब अच्छे ढंग से जो है मतलब टेस्ट में शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए, टेस्ट में शामिल होने से ये आपको फायदा होता है कि आपको समझ में आता है क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, हमको कितना नंबर आ रहा है, हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है,
ठीक है, हमको मेहनत कितना करना चाहिए, इसलिए टेस्ट में शामिल होना चाहिए। आप लोगों को तो मैं पीडीएफ देता हूँ, पीडीएफ के साथ-साथ आप लोग को 50 मॉडल सेट भी मैं देता हूँ, ठीक है? अतिरिक्त में पीडीएफ जो 100-150 की संख्या में जाता है, उसके अतिरिक्त में 50 मॉडल सेट भी मैं देता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करें और अच्छा मार्क्स लाएँ, ठीक है? बहुत लोग जो है, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा-सा 1 मिनट समय आप लोग से लेना चाहूँगा। आप लोग तो कमेंट करने लगते हैं कि बहुत ही सर आप बोलते हैं, लेकिन मैं आप काम की मैं बात बताता हूँ। मैं अपने समझ से जो भी बात बताता हूँ, आपके काम की बात बताता हूँ, जो और जगह इस वीडियो में और चैनल पर नहीं मिलते हैं, ठीक है? कहा जाता है कि सोच बदलो, यानी सोच बदलने से दिशा बदलती है। अब मान लेते हैं कि इस तरह वीडियो देख रहे हैं, हाँ ठीक है, आप देखते चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आज हम जेईई का फॉर्म भरेंगे, ठीक है? तो इस तरह भरने और करने से नहीं होगा, आपको सोच को बदलना होगा, तब जाकर के आपकी दिशा को बदलेगी, ठीक है? दिमाग जो है, मन जो है, वो 2 पार्ट में है, आप जानते हैं, जिसको बोलते हैं चेतन और अवचेतन। मन जो है, दिमाग जो है, चेतन और अवचेतन 2 पार्ट में है। चेतन जो है, आप सोचते हैं कि हाँ, जेईई बनना है, हमको तैयारी करना है। वो जो सोचते हैं, वो चेतन का काम है। लेकिन अवचेतन जो है, आपको जो भी काम सोचते हैं, उसको करने के लिए प्रेरित जो करता है, उत्साहित जो करता है, मजबूर करता है, वो अवचेतन का काम है, ठीक है? और जो दिन भर आप, हम बार-बार ये भी बोलते हैं कि जो आप दिन भर पढ़ाई किए हैं या आपने वीडियो देखा है, नोट्स जो मतलब कि तैयार किए हैं, जो भी मतलब पढ़ाई से संबंधित, आप जब खाना खा ले, रात में खाना-वाना खा करके जब आप सोते हैं, तो बॉल बत्ती को जब हम ऑफ कर देते हैं, तो एकदम आँख को बंद कर लें और अपने माइंड में, अपने दिमाग यानी चेतन में उसको पूरा जो है एक बार रिवीजिंग करें, ऊपर से नीचे से, जहाँ से आपको दिमाग में आ जाता है। जैसे मैं उदाहरण तौर पर नीचे से लेता हूँ कि हाँ, व्हील जो है ट्रैक पर होता है, व्हील का ब्याज जो है, न्यू जो है 915 एमएम होता है, कंडम 845 होता है, ठीक है? इस तरह करके हम ऊपर तक, व्हील फ्लेंज कितना होता है, उसका कंडम साइज कितना होता है, इस तरह करते एकदम कोंच के छत तक चल जाएँगे, जहाँ तक आपको जो भी दिमाग में आता है। और इस तरह सोचते-सोचते आपको अगर नींद आ जाता है, सोच लेते हैं, तो वह जो है लॉन्ग मेमोरी में चला जाता है। उसी को कहा जाता है कि वह जो है अवचेतन में चला जाता है और वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है? तो ये सब याद तरीका हमा मतलब कि हम लोग बचपन में, हमारी माँ ही खुद बोलती थी कि ये जो है पढ़ने से ज़्यादा गुनना अच्छा होता है। तो हम कहने का तात्पर्य है कि केवल पढ़िए और पढ़ करके वहीं छोड़ दीजिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। उसको हमेशा दिमाग में गूँथते रहिए, अर्थात उसको रिवीजिंग मारते रहिए। आपको जो देखिए, देखते हैं गाना जो है फट याद हो जाता है, कोई भी गाना, क्योंकि जहाँ रहते हैं गुनगुनाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप लोग पढ़ते हैं और उसके बारे में हमेशा अगर सोचते हैं, तो समझिए कि वो जल्दी याद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, ज़्यादा हमने बोल दिया, आगे बढ़ते हैं। तेरे नंबर में ये तेरे 26-48 वाला आप समझ लिए। तेरे नंबर में क्या करें कि कोचिंग दुर्घटनाएँ जिसमें मानव जीवन सम्मिलित हो कि जान किसके द्वारा, मतलब जान-माल की जो क्षति होता है, कहाँ पर मतलब ये सूचित करते हैं। ये जो है थोड़ा-सा मतलब कोचिंग जो दुर्घटना होती है, जान-माल का जो क्षति होता है, वो कहाँ पर मतलब सूचित किया जाता है, तो ये होता है सीआरएस, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ठीक है? यहाँ पर इसको दुर्घटना का जो है वहाँ पर सूचित किया जाता है, चाहे जो भी जो है मतलब। और एक होता है CRIS, ठीक है? तो ये होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें और सीआरएस में, CRIS और CRS में आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है और मैंने क्लियर किया है। इसका जब क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म जब पूछता है, तो वहां पर आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है? तो CRS का मतलब होता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, और CRIS यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको जो है दोनों एक जगह इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे, ठीक है? तो दुर्घटना जान-माल की जो क्षति होता है, वो CRS में मतलब इंफॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में क्या कह रहा है कि ICF यानो बॉडी पर पीली पट्टी क्या दर्शाती है, ठीक है ना? तो आप लोग जो क्या बोलते हैं, स्टेशन पर जाते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि स्टेशन पर ज्यों ही पहुँचे तब तक गाड़ी खुल गई।
ठीक है ना। गाड़ी जब खुल जाती है तो सबसे देखते हैं गाड़ी का जो मतलब जो रेक होता है उसके जो सबसे पिछला जो इंड वाली का जो हिस्सा होता है उस पर एक क्रॉस होता है इस टाइप से पीली पट्टी में, ठीक है ना। पीली पट्टी में होता है क्रॉस, जिसको हम लोग इसी का यह क्वेश्चन है कि आईसीएफ यानों में यानो बॉडी पर पीली पट्टी देखिए, यहाँ नो जो है यदि लिखा गया यानो पर जो है बॉडी पर पीली पट्टी क्या दर्शाता है, तो एंटी टेलेस्कोपिक क्या दर्शाता है, एंटी टेलेस्कोपिक मतलब कि इसके पीछे कोई अब गाड़ी नहीं है, कोई कार अब नहीं है, कोई कोच नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है एंटी टेलेस्कोपिक, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ईयूएसटी टेस्ट कौन सा दोस्त, देखिए ईयूएसटी जो है अल्ट्रासोनिक टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ईयूएसटी अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो हम लोग इंटरनल क्रैक यानी आंतरिक दरार के बारे में हम लोग पता करते हैं, ठीक है। एक्सल जो होता है, एक्सल इसके बीच में जो दरार जो होता है जो आंख से दिखाई नहीं देता है, इसको जो है ईयूएसटी के द्वारा हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो बोगी फ्रेम है वो जाइग्लो क्या बोलते हैं डीपीटी टेस्ट के द्वारा हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एक्सल की जांच जो है मान लेते हैं कि ये एक्सल है, इसकी आंतरिक दरार जो होता है यूएसटी के द्वारा हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, तो यूएसटी को जो मशीन जो होता है, जैसे यहाँ पर एक मशीन होता है, इसमें ग्राफ चलते रहता है, इसमें से और इस तरह ला करके यहाँ पर तार सटाते हैं, यहाँ पर बटन लगा रहता है, बटन को जब अपना मतलब ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पर ग्राफ चलेगा। अगर ग्राफ में अगर कहीं कटिंग हो जाता है तो समझिए कि यहाँ पर मतलब क्रैक है। इस टाइप से यूएसटी किया जाता है, ठीक है। मोटा मोटी हमने बता दिया आपको, मतलब कम से कंसेप्ट के लिए, मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूएसटी अल्ट्रासोनिक टेस्ट, आंतरिक दरार के पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। पर कम उपयोग होने वाले यान का कोडल लाइफ, ठीक है। देखिए लाइट उपयोगी, देखिए यहाँ पर कम की जगह पर कहीं कहीं लिख देता है कि प्रकाश उपयोगी होने वाले यान का कोडल लाइफ कितना होता है, तो ये होता है 40 वर्ष। कितना होता है, 40 वर्ष होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कम उपयोग होने वाला जो यान है, जिसे ऊपर हमने पढ़ा, आप भी पढ़े, आप भी देखे कि एआरटी और एआरएमई को छोड़कर क्वेश्चन आया था ना कि छोड़कर बाकी सभी विभागीय यानों का पीयूएच कितना दिन पर होता है, तो उसका आंसर था 42 माह पर होता है, ठीक है। कितना दिन पर, 42 माह पर होता है। लेकिन यहाँ पर कम उपयोग होने वाला, देखिए आपके क्वेश्चन में जहां पर आएगा कि कम उपयोग होने वाला, कम की जगह पर कहीं लिख देता है कि प्रकाश उपयोग, ठीक है, लाइट उपयोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना लाइट लिखा हुआ है, तो लाइट उपयोग तो इस तरह का लिखता है, तो उसको याद रखेंगे 40 वर्ष, ठीक है। एआरटी-एआरएमई को छोड़कर बाकी विभागीय यान के 42 वर्ष और कम उपयोग वाला को 40 वर्ष, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह गाड़ी का बहुत सारा कोडल लाइफ पूछा जाता है, ठीक है। आईसीएफ का आप जानते हैं, आईसीएफ का कोडल लाइफ जो है 25 वर्ष होता है, और एलएचबी का जो है 35 वर्ष होता है, 35 वर्ष होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इसलिए क्योंकि वहां पर यहाँ पर 4 गो लाइफ के बारे में आ गया यान का, एआरटी एआरएमई को छोड़ करके बाकी कितने विभागीय यान का जो भी है उसका कितना 42 वर्ष, कम उपयोग होने वाला का 40 वर्ष, आईसीएफ का 25 वर्ष और एलएचबी का 35 वर्ष, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग याद रखेंगे। एक और मैं आपसे बात बताना चाहूंगा, दिमाग पर आ गया, देखिए मैं पढ़ाते वक्त जो भी हमारे दिमाग पर क्वेश्चन आता है, चाहे टाइम जितना लग जाए, बहुत कमेंट हमारे पास आता है कि टाइम आप सर टाइम बहुत लगाते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि टाइम लगाते हैं तो बात ठीक है, लेकिन टाइम क्यों लगता है। मैं अगर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आंसर पढ़कर चला जाऊं, मैं 50 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाता हूं, तो वो जो है 10 से 15 से अधिक 20 मिनट में मैं क्वेश्चन को पढ़ दूंगा, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा समय लग जाता है हमको वीडियो बनाने में। आपको जानकारी देते हैं तब तो समय लगता है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो बस आंसर देखे आगे भगा ले, उसको स्किप कर दें, वीडियो को भगा लो, आपके हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर एक बात दिमाग में आया था कि अभी जो है आप देख रहे हैं कि आईसीएफ को जो है हटाया जा रहा है और एलएचबी को लाया जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि कोई आईसीएफ गाड़ी पूरी तरह कंडीशन में है, तो उसको कैसे स्क्रैप कर देंगे, कैसे कटिंग कर देंगे, कबाड़ कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या किया गया है कि आईसीएफ का जो 25 वर्ष जो उसका कोडल लाइफ जब समाप्त हो जा रहा है, तो इस गाड़ी को जो है क्या बोलते हैं एनएमजी में कन्वर्ट किया जा रहा है,
एनएमजी में क्वेश्चन भी से आता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। एनएमजी का फुल फॉर्म जो होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स, न्यू मॉडिफाइड गुड्स, ठीक है। तो न्यू मॉडिफाइड गुड्स में क्या होता है कि उसमें गाड़ी में जो आईसीएफ कोच जो है इसके अंदर जितने भी सब सीट जो है उस सीट को सब काट करके इसको एकदम जो है खाली बना दिया जा रहा है, एकदम बॉक्स की तरह, जैसे बीसीएन जो देखते हैं वैगन जो होता है बीसीएन, ठीक है, तो उसके तरह एकदम खाली बना दिया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है न्यू मॉडिफाइड गुड्स। और क्वेश्चन आता है कि एनएमजी, एनएमजी जो गाड़ी होता है इसमें कौन सा चीज का क्या चीज लदाता है, क्या चीज का वाहन होता है, क्या चीज उसमें मतलब किसके लिए यूज किया जाता है एनएमजी का। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कि एनएमजी में जो है ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स का वाहन होता है। एक शब्द में आपके ऑप्शन में रहेगा ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको रहेगा कार, ठीक है, तो कार भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एनएमजी जो गाड़ी होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स, जो 25 वर्ष आईसीएफ का जो कोडा लाइफ समाप्त होने के बाद में जो होता था नहीं होता है एनएमजी में, तो कहने का मतलब है कि इसमें ऑटोमोबाइल्स अर्थात कार, टू व्हीलर वगैरह सब जो भी कुछ है उसका वाहन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक और इस पर एक क्वेश्चन आता है कि गाड़ी का जो रिहैबिटेशन जो होता है कितना दिन पर होता है, तो आप लोग जानते हैं 12 से 15 वर्ष पर रिहैबिटेशन होता है। तो होता है और होता था हम कहेंगे इसको, कैसे कि अब तो आईसीएफ कोच जो है अब हटाया जा रहा है और उसको जो है जब 25 वर्ष पूरने के बाद में एनएमजी में चेंज किया जा रहा है। लेकिन पहले जब एनएमजी नहीं बनता था तो उसमें रिहैबिटेशन किया जाता था 12 से 15 वर्ष पर, उसको फिर से उसको जो भी बॉडी का पार्ट है उसको काट कूट करके फिर से उसको मतलब अच्छे ढंग से तैयार किया जाता था 12 से 15 वर्ष पर रिहैबिटेशन, ठीक है। क्वेश्चन आता है आज भी जी कि रिहैबिटेशन कितना दिन पर होता है, तो 12 से 15 वर्ष पर। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी आता है कि रिहैबिटेशन करने में कितना खर्च बैठता है मेरे भाई, तो इसमें जो कोच में जो जितना मतलब खर्च लगा होगा उसका 25% रिहैबिटेशन में खर्च होता है। ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, नोट कर लेंगे मेरे भाई। कहाँ कहाँ क्वेश्चन, ये आपको कितना पीडीएफ कितना नोट्स पढ़िएगा तो शायद ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। हमें नहीं करें कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन बहुत मतलब पढ़िएगा तो एगो यहाँ मिलेगा, फिर कभी कल पढ़िएगा तो वहाँ मिलेगा, परसों पढ़िएगा तो वहाँ मिलेगा, तब तक आप उतना नोट नहीं कर पाइएगा। इसलिए इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मेरा दिमाग पर अभी आ रहा है मैं बता दे रहा हूँ ताकि वहाँ पर आप नोट कर लें। जो भाई हमसे जुड़े हैं उनको मैं विशेष ये बात कहना चाहूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में। करा का कंप्रेसिंग रिंग की मोटाई कितना होता है, ठीक है, तो ये जो है 6 mm होता है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन एलएचबी का है, ये क्वेश्चन एलएचबी का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन एलएचबी का है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे देखिए यहाँ पर इधर टेयर वेट पूछ रहा है इसके नीचे, कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर एलएचबी का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ठीक है, और नीचे जो है कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन दे देता है जिसमें आईसीएफ और एलएचबी का मतलब नाम नहीं लिखा रहता है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ऊपर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए कि ऊपर वाला क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, एलएचबी से उठाया गया है, तो एलएचबी के आधार पर नीचे वाला को हम आंसर देंगे, ठीक है। जैसे आपको मैंने बता दें कि क्या बोलते हैं, चक्के का ही लीजिए, व्हील का कंडम साइज 845 और 825 भी दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर आईसीएफ एलएचबी नहीं लिखा हुआ है। डायरेक्ट लिख दिया कि व्हील का कंडम साइज कितना होता है, 845 भी लिख दिया और 825 भी लिख दिया, यानी आईसीएफ का भी लिख दिया और एलएचबी का भी लिख दिया। लेकिन यह क्वेश्चन में सूचित नहीं किया कि आईसीएफ के लिए हम पूछ रहे हैं कंडम साइज कि एलएचबी के लिए पूछ रहे हैं। इस पर बहुत सारा कमेंट आता है सर कि मैं क्या करूं। तो ऊपर वाला जस्ट क्वेश्चन देखिए कि वो क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, एलएचबी से उठाया गया है कि आईसीएफ से उठाया गया है। तो एलएचबी से उठाया गया तो एलएचबी के आधार पर देंगे और उसी के आधार पर आंसर भी सही होगा। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आईसीएफ का दिया हुआ है तो 825 मारेंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन अगर एलएचबी से उठाया गया होगा, दूसरा क्वेश्चन जो ऊपर में दिया गया है, तो हम एलएचबी के आधार पर मारेंगे। हमको जहां तक विश्वास है कि जो मैं बात समझा रहा हूं आप समझ गए होंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जो है रटने वाला क्वेश्चन आ गया, आप इसको टेयर वेट वाला है, आप इसको रटेंगे, ठीक है, जितना जो अंक में होता है उसको रट लेंगे, ठीक है। 18 नंबर में क्या कह रहा है कि डब्लू
जी, मतलब वेस्टेबुल सेल्फ जनरेशन स्लीपर CW 3 टायर AC यानों का टेयर वेट कितना होता है? तो यह जो है 18 का C 50 टन होता है। और इसको रटिएगा, थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। 19 में WGCA CWAC यानों का कुल पेलोड कितना होता है? तो 19 का C हो जाएगा 3.68 टन, 680 टन, ठीक है? इसको रट दीजिएगा। GS यानों का सामान्य पेलोड कितना होता है? तो 20 का जो है B नंबर होगा 5.85 टन हो जाएगा। 21 का जो है ये सब रट लीजिएगा, आता है टेयर वेट वाला। GS यानों का ओवर पेलोड कितना होता है? तो C नंबर में 100, मतलब ओवर, जब यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन में ओवर कर दिया, ओवरलोड, तो ओवरलोड तो मतलब 100% हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। 22 नंबर में क्या कह रहा है कि सभी नवनिर्मित कोचों का आयु कितना दिन पर किया जाता है? नवनिर्मित, फर्स्ट जो क्वेश्चन 1 नंबर जो हमने बताया है OCB वाला, आप अगर नहीं देखे हैं तो बैक करके वीडियो को देखें। 1 नंबर में जो मैं टोटल OCB के बारे में मैंने बताया है, OCB और न्यूली बेल्ट, ठीक है? न्यूली बेल्ट का जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर, IUH कह रहा है ना। तो IUH जो है 1 ईयर मतलब कि 12 महीना पर होता है। और POH जो है, POH, इसी का POH जो है आपको 24 महीना पर होता है, जो 1 नंबर क्वेश्चन में डिटेल रूप से बताए हैं। आप जाकर बैक करके देखें, फिर यहाँ भी बताएं, वीडियो ऐसे भी लंबा हो ही जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। टेयर अवस्था में GS यानों के बोगी फ्रेम बोलिस्टर क्लियरेंस कितना होता है? देखिए यहाँ पर A क्लियरेंस, B क्लियरेंस, C क्लियरेंस जो आप लोग पढ़े होंगे उसी के बारे में कह रहा है, और यह कह रहा है GS, ठीक है? लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है अवस्था में बोगी फ्रेम और बोलिस्टर, बोगी फ्रेम और बोलिस्टर। तो बोगी फ्रेम और बोलिस्टर के बीच जो होता है वह होता है बी क्लियरेंस। क्या होता है? बी क्लियरेंस, ठीक है? और एक्सल वर्क्स, तो ये होता है बी क्लियरेंस। तो बी क्लियरेंस में जो है सभी गाड़ी में ध्यान रखिएगा, राजधानी को मतलब छोड़ करके, राजधानी को छोड़ करके बाकी सब जितने भी, मतलब देखिए ICF का ये क्वेश्चन है, ठीक है? किसका क्वेश्चन है? ICF कोच का। तो राजधानी को छोड़ करके बाकी जितने भी ICF जो भी कोच है, इस सब का बी क्लियरेंस बराबर ही होता है 40 प्लस -5, ठीक है? कहाँ दिया हुआ है? B नंबर में, सभी गाड़ी का, राजधानी को छोड़कर। लेकिन बी क्लियरेंस जो है राजधानी का, राजधानी आप लिख लीजिएगा, राजधानी का बी क्लियरेंस जो है ये जो है 40 +-3 होता है, ठीक है? बी क्लियरेंस, ठीक है? और राजधानी को छोड़ करके बाकी सबका बी क्लियरेंस 40 + 5 होता है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बी क्लियरेंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन GS का किया है, लेकिन GS ही नहीं, सभी गाड़ी का बी क्लियरेंस बराबर होता है 40 +-5 राजधानी को छोड़ करके, और राजधानी जो है 40 +-3 होता है। ध्यान में रखेंगे क्या? बी क्लियरेंस हो गया। अब ए क्लियरेंस जो है ये जो है बहुत ज़्यादा है मेरे भाई, इसको मैं लिख नहीं पाऊंगा, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? तो ए क्लियरेंस जो है सभी गाड़ी का अलग अलग होता है, ठीक है? तो आप लोग को मैं यही कहूँगा कि VVI डायमेंशन वाला जो मैंने PDF भेजा है, VVI डायमेंशन LHB वाला, या ऐसे ही मैंने PDF के ऊपर लिखा है VVI डायमेंशन, उसको जाकर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे सारा डायमेंशन वाला जितना भी है, और उसके साथ साथ ये भी जो है दिया हुआ है, उसमें जाकर के आप पढ़ेंगे। जैसे मैं बोल देता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे कि GS है, SCN है, WCB है, WGS, ये सब जितना भी है ये सबका होता है 45 +-3। क्राउन क्लियरेंस A, किसका मैं बात कर रहा हूँ? क्राउन क्लियरेंस A। तो आपके क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है कि बोगी फ्रेम और बोलिस्टर के बीच में जो क्लियरेंस होता है उसको हम लोग बी क्लियरेंस बोलते हैं। और ए क्लियरेंस जो होता है आपको एक्सल बॉक्स जो होता है, एक्सल बॉक्स और क्राउन बोल्ट, BOX लिख देते हैं, बॉक्स और क्राउन बोल्ट, जो बोगी के जैसे बोगी होता है इसी में एक बोल्ट लगा रहता है, यहाँ पर एक्सल बॉक्स जो रहता है इसी के बीच में एक क्लियरेंस मापा जाता है, ठीक है ना? तो वो जो होता है एक्सल बॉक्स और क्राउन बोल्ट के बीच में जो होता है उसको क्राउन क्लियरेंस A कहते हैं, ठीक है ना? और बोगी फ्रेम और बोलिस्टर के बीच जो क्लियरेंस होता है उसको हम क्राउन क्लियरेंस B बोलते हैं, ठीक है ना? ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि बोगी
फ्रेम और बोलिस्टर के बीच में क्या बोलते हैं, तो बी क्लियरेंस बोलते हैं। क्राउन बोल्ट और एक्सल बॉक्स के बीच में जो क्लियरेंस मापा जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्राउन क्लियरेंस ए बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो क्राउन क्लियरेंस जो है सभी गाड़ी का अलग अलग होता है मेरे भाई, मैं लिख नहीं पाऊंगा उतना, हमें बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसमें जाकर के पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे WFAC, WACC, WACCW, WCBAC, इसका 25 प्लस माइनस 3 होता है। ठीक है ना, बहुत सारा है। ठीक है ना, तो आप लोग याद क्राउन क्लियरेंस उसमें याद कर लेंगे ना, तो इसका मैं अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, एक और है क्राउन क्लियरेंस सी, इसको भी आप लिख दीजिए। क्राउन क्लियरेंस सभी में जो है क्राउन क्लियरेंस सी जो है 70 प्लस माइनस जो है 3 होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो क्राउन क्लियरेंस बी राजधानी को छोड़कर 40 प्लस 40, जिसे यहाँ पर दिया है 40 प्लस माइनस 5 होता है, और राजधानी में 40 प्लस माइनस 3 होता है। ठीक है, बी के बारे में बता रहा हूँ, और सी में सभी में इतना होता है। क्राउन क्लियरेंस ए जो है सभी में अलग अलग होता है, जो आप लोग खुद याद करेंगे, बहुत ज़्यादा है, मैं उतना लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत हमने बोला, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में ICF यानों का बफर की लंबाई, बफर पर लंबाई कर रहा है, तो ये तो सब चुटपुटिया क्वेश्चन इसको बोलते हैं क्या, डायमेंशन वाला। फिर मैं कहूँगा कि डायमेंशन वाला पढ़ेंगे, लेकिन मैं तत्काल जो क्वेश्चन है तो आपको तो बताना ही पड़ेगा। तो ICF यानों का बफर पर लंबाई, यानी बफर सहित जो है वह कह रहा है। जैसे मान लीजिए यह गाड़ी है, यहाँ पर बफर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का यह लंबाई पूछता है। ठीक है ना, ठीक है, ICF यानों का बफर पर लंबाई। ठीक है, तो बफर पर लंबाई जो है ये कहाँ दिया हुआ है, 22,297। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, और बफर को छोड़ करके केवल बॉडी की लंबाई अगर पूछता, बॉडी की लंबाई, तो ये हो जाता 21,337 mm, 21,337 mm। लेकिन बफर पर अगर पूछता है तो 22,297 mm होगा। ठीक है, इसी के जगह पर ये जो है आपका ICF का क्वेश्चन है। ठीक है, ICF का, और इसी क्वेश्चन को अगर हम LHB लिख दें, LHB CBC टू CBC अगर लिख दें, तो यह हो जाता है 24,000 mm। ठीक है, और केवल बॉडी की लंबाई LHB में कितना हो जाता है, बॉडी की लंबाई यह हो जाता है 23,540 mm। ठीक है, तो ये आप लोग उसमें डायमेंशन वाला में जा करके मतलब पढ़ लेंगे। ठीक है, ये कोई चुटपुटिया क्वेश्चन है, रनिंग क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो ये हो गया। अब चौड़ाई पूछ रहा है, देखिए, तो लंबाई चौड़ाई ये जो है, देखिए ICF का पूछा है, तो चौड़ाई ICF का 32-45 होता है, और LHB का 32-40 होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे 40, और इसमें ICF में 45 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 26 में ICF यानों के हैंड स्टॉक पर मोटाई कितनी कम होने पर उसे बदल दें, हेड स्टॉक की मोटाई, हेड स्टॉक। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ICF यानों के हेड स्टॉक, हैंड हो गया, हेड होगा, ठीक है ना, हेड स्टॉक की मोटाई कितना कम होने पर बदल देंगे। इसी के स्थान पर कहीं आता है कि कितना घिस जाए, कितना रह जाए तो हम बदल देंगे। ठीक है, तो न्यू जो मोटाई जो होता है इसका 8 mm होता है। ठीक है ना, तो 4 mm घिस जाए या जंग लाकर उसको गिर जाए, जो भी कुछ कहिए, या शेष बच जाए, तो 4 mm अगर घिस जाए या शेष बच जाए तो उसको हम लोग कंडम कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, कंडम कर देते हैं। ICF यानों में हेड स्टॉक की मोटाई कितनी कम होने पर उसे बदल देते हैं, यानी उसको कंडम कर देते हैं, तो 4 mm। ठीक है, न्यू जो है 8 mm का होता है, जब उसको जो है क्या बोलते हैं, 4 mm घिस कर बच जाए या उतना रह जाए, ठीक है, या उतना कम हो जाए, 8 mm में से कम हो जाए, तो उसको हम बदल देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। करे कि यात्री डिब्बों पर एयर ब्रेक उपकरणों के निरीक्षण रख रखाव के लिए निर्देश RDSO की तकनीक पंफलेटों का क्या उपयोग है। देखिए, बहुत सारा कमेंट भी आया कि RDSO पंफलेट वाला भी एक वीडियो बना दीजिए, मैं बनाऊंगा। मैं एक लाइन यही कहूँगा कि मैं इस लगभग 1 महीना, अब शुरू में ही मैंने बताया है कि मैं बाद में बताऊंगा वीडियो क्यों नहीं बना, लेकिन इतना मैं बता दूं कि 29 जून, ऐसे तो 15 अप्रैल से ही मैं परेशान हूँ, लेकिन 29 जून
को मैंने अपने पुत्र को टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में मैंने एडमिट किया है, अभी उसी में एडमिट है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत, जिसका अंत नहीं है। मैं खुद अस्थिर नहीं हूँ, मेरा दिमाग अस्थिर नहीं है। मैं क्या वीडियो बनाऊंगा, मैं खुद समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आगे काम क्या करना है, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। एक दिन रूम पर तो 10 दिन हॉस्पिटल, कभी ये इमरजेंसी तो कभी वो इमरजेंसी, ये वो, आप तो जान ही रहे हैं। फिर मैं डिटेल में आगे पीछे मैं बताऊंगा, क्योंकि लास्ट में जो भी जानना चाहेंगे वो जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। चलिए, तकनीक पंफलेट जो होता है निरीक्षण और रख रखाव के लिए जो है 8805 8805 इसका होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि शौचालयों के अंदर में पेंटिंग किस समय की जाती है। देखिए, शौचालय तो ये जो है 1 महीना पर किया जाता है। कितना दिन पर किया जाता है? 1 महीना पर किया जाता है। तो 1 महीना वाला लगभग 8-10 क्वेश्चन जो है ये बार बार आते हैं, उसमें आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग कॉपी कलम को रेडी कर लें, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो शौचालय का आपके क्वेश्चन किया है यहाँ पर, ठीक है, कि शौचालयों के अंदर की पेंटिंग किस समय पर किया जाता है। तो 12 महीना पर, ठीक है, अर्थात 1 महीना पर किया जाता है, जो कि ये बी शेड्यूल में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप लिख लीजिए। चलिए, लिखा ही देते हैं। देखिए, 1 महीना पर कौन कौन सा है। देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोच की गहन सफाई कितना दिन पर किया जाता है, 1 नंबर क्वेश्चन। कितना दिन पर गहन सफाई किया जाता है, तो 1 महीना पर किया जाता है। कोच की पानी की टंकी की सफाई कितना दिन पर किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन। कोच की पानी की टंकी की सफाई कितना दिन पर किया जाता है, 1 महीना पर किया जाता है। मेटालिक कम्बोर्ड सूट पेंटिंग, जो अभी आपका क्वेश्चन है मेटालिक, इसका देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे भाषा में भी पूछा जाता है कि मेटालिक कम्बोर्ड सूट पेंटिंग का अंतराल कितना दिन पर होता है, तो उसका भी आंसर है 1 महीना पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतराल पर कम्बोर्ड के एंटी कोरोजन पेंट को चेक किया जाता है। चेक कितना दिन पर चेक किया जाता है, तो 1 महीना पर। मेल एक्सप्रेस ट्रेन में डैशपोर्ट ऑयल चेक करने की अवधि क्या होता है, तो 1 महीना पर, ठीक है। कितना दिन पर, 1 महीना पर, ठीक, अर्थात 30 दिन पर, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साइड बैरियर ऑयल लेवल चेक करने की अवधि कितना है, ठीक है। डैशपोर्ट ऑयल या साइड बैरियर ऑयल चेक करने की अवधि कितना है, तो वो भी है 1 महीना पर, ठीक है। लेकिन राजधानी शताब्दी ट्रेनों में डैशपोर्ट ऑयल लेवल कितना दिन पर चेक होना चाहिए, तो प्रति ट्रिप, अर्थात एवरी ट्रिप। वो तो ऑयल लेवल आपने अभी हमने बताया कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन में डैशपोर्ट ऑयल चेक करने की अवधि 1 महीना अर्थात 30 दिन, और साइड बैरियर ऑयल लेवल चेक करने की अवधि 1 महीना। 1 महीना मतलब 30 दिन। ये सब मेल एक्सप्रेस से सभी के लिए हो गया। लेकिन राजधानी शताब्दी ट्रेनों में डैशपोर्ट ऑयल लेवल प्रत्येक ट्रिप में, मतलब एवरी ट्रिप में चेक किया जाता है, ठीक है। और कोचिंग स्टॉक का रिहैबिलिटेशन, जो अभी हमने पहले बताया था, कितना दिन पर किया जाता है, तो 12 से 15 वर्ष पर किया जाता है, ठीक है। और कोच का इंटेंसिव सफाई, देखिए, इंटेंसिव सफाई अगर क्वेश्चन में आ जाए, फर्स्ट हमने बताया है कि कोच की गहन सफाई कितना दिन पर किया जाता है, तो 1 महीना पर गहन सफाई। लेकिन गहन का जगह पर इंटेंसिव अगर आ जाता है कि कोच की इंटेंसिव सफाई कितना दिन पर किया जाता है, तो वो 6 महीना पर किया जाता है। लिख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। इतना चिल्ला चिल्ला करके मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इससे आपको कुछ सीख नहीं मिलता है, आपको याद नहीं होता है, तो हम समझते हैं कि मतलब कि मेरा मेहनत बेकार जा रहा है। क्योंकि मैं भला आप जो कुछ कहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा मेहनत, मेरा यह मतलब इसको देहाती भाषा में कहें तो एकदम छीट छीट करके जो मैंने बताता हूँ, उसका सब फायदा हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी जो आलमबाग में, जो लखनऊ में जो रिजल्ट हुआ है, वहाँ पर 4-4 रिजल्ट हुआ है, जो मुझसे जुड़े हुए थे लोग। वो ऐसे व्यक्ति थे जो मुझसे हमेशा जुड़े रहते थे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रख करके पढ़ते थे लोग एकदम। जैसे कि अनिल पासवान जी है, रामावतार जी है, बीके सिंह हैं, गोरखनाथ यादव जी हैं, ये सभी लोग जो है मुझसे जुड़े हुए थे एकदम, टेस्ट में रेगुलर जुड़े हुए थे वो लोग।
ये ना कि इस महीना टेस्ट दिए उस महीना टेस्ट नहीं दिए, पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, कहावत है कि मियाँ के दौड़ मस्जिद तक, मियाँ के दौड़ मस्जिद तक, अर्थात केवल डिप्टी रूम और डिप्टी से आए रूम आए, बच्चे आया, खिलाए, मैडम का ऑर्डर पूरा किए, बस दिन खत्म। अरे भगवान सबके लिए 24 घंटा ही समय दिया है मेरे भाई मेरे दोस्त, उसी 24 घंटा में से जो समय निकाल करके जो सफल होता है उसी को सफल व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है, उसी को सफल व्यक्ति कहा जाता है। सबके पास मियाँ बीवी बच्चे सब लोग हैं, बच्चे हैं, बीवी है, सबका ऑर्डर पूरा करना है, बहुत सारा चीज है जो मेंटेन रूम का काम करना है, फिर भी उसको समय में से उसी 24 घंटे में से समय जो निकाल लेता है वही सफल होता है। एक सफल व्यक्ति जो है कोई अलग से काम नहीं करते हैं मेरे दोस्त, कोई सफल व्यक्ति जो है, जो भी सफल व्यक्ति हुआ है, कोई अलग से काम नहीं करते हैं, बशर्ते उनको काम करने का तरीका अलग होता है, काम करने का ढंग अलग होता है। काम वही करेंगे, आप भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ेगा, लेकिन उसको पढ़ने का ढंग कुछ अलग होगा मेरे भाई। जैसे मैंने फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया है, तो बहुत सारा है कि हाँ पढ़ करके एगो फुल फॉर्म हुआ तो क्या हम नोट करेंगे, एक मान लीजिए एगो सेट में 2-3 गो फुल फॉर्म मिला, क्या हम नोट करेंगे। लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति एक फुल फॉर्म के लिए एक अलग नोट्स तैयार किया है, एक ही फुल फॉर्म वाला कोई क्वेश्चन मिल गया उसका भी नोट्स एक जाकर के वहां एगो लिख दिया, एक एक करते करते उसका पाना पेज भर गया केवल फुल फॉर्म से। जो रनिंग है उसका पढ़ने का तरीका अलग है। आप पढ़ रहे हैं तो आप एक फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन मिला, पढ़ करके आगे निकल गए, उसको नोट ही नहीं किए। इसी तरह लोग, बहुत सारा लोग हैं जो हमको कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोच बदलिए, आपका दिशा ऑटोमेटिक बदल जाएगा, और सोच को बदलिए तो उसके अनुसार काम कीजिए, नहीं तो केवल सोचिए और काम नहीं कीजिए तो कर्म का फल ही मिलता है मेरे भाई। अगरबत्ती दिखाने से कुछ नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। जो ज़्यादा अगरबत्ती ध्यान में अपने बैकग्राउंड में देख लीजिए, या अपने साथी या अपने गांव या अपने मोहल्ला में कि जो ज़्यादा अगरबत्ती दिखाया वो आगे नहीं निकला है। मैं इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 29 नंबर में आईसी पियानो में कितने आपातकालीन खिड़की होता है। देखिए आईसी पियानो में कितने आपातकालीन खिड़की होता है, विंडो जिसको बोलते हैं, तो 4 होता है। देखिए इस पर एक और क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा। कल ही में एक कमेंट एक आया था मैसेज कि एलएचबी में कितने अहद शौचालय होते हैं, कितने शौचालय होते हैं। तो आप कहिएगा सर शौचालय जो है 4 होता है, हम देखे हैं, अभी कल ही सफर करके आए हैं। हम कहेंगे कि नहीं 3 होता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको 3 ही मिलता है, 3 क्या बोलते हैं 4 ही मिलता है देखने के लिए, ठीक है ना। लेकिन आरडीएसओ का आरडीएसओ आरडीएसओ का कहना है कि आपको एलएचबी में जो है 3 ही अहद शौचालय होना चाहिए, और एक शौचालय जो प्रत्येक कार में जो है, एक शौचालय का जो साइड बच रहा है एक साइड में, उसमें मिनी पेंट्री कार, अर्थात जो जो नहीं देखते हैं क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा उपड़ा लोग नहीं देते हैं, तकिया या कंबल वगैरह, उस सब चीज को रखने के लिए या खान पान वाला चीज को रखने के लिए मिनी पेंट्री कार के रूप में उसका यूज किया जाएगा। तो आप प्रैक्टिकली, हम कह रहे हैं बार बार कि प्रैक्टिकली आंख से देखते हैं उससे कुछ अलग थ्योरी होता है, तो आप थ्योरी के अनुसार चलें, क्योंकि आपका क्वेश्चन थ्योरी से आएगा और थ्योरी के अनुसार आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। तो एलएचबी में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितने अहद शौचालय होता है, तो आप 3 ही मारेंगे, ये ना कि देखे हैं 4 को तो 4 मार देंगे, क्योंकि हमको आरडीएसओ का अनुसार चलना है, थ्योरी के अनुसार चलना है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे, ठीक। ये जो है इस 4 गो विंडोज मतलब इमरजेंसी खिड़की जो होता है, इमरजेंसी 4 गो होता है, आईसीएफ एलएचबी सब में 4 होता है। इसी आधार पर हमको यह क्वेश्चन दिमाग पर अभी आ गया है, क्योंकि कल ही कमेंट आया था इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में क्या करें कि मैनिपुलेटर का क्या उपयोग है। देखिए मैनिपुलेटर यह जो है वेल्डिंग करने वाला एक मशीन है, चाहे जो भी कुछ समझिए। देखिए आंसर में है कि फॉर कहाँ है, ये है फॉर डाउन हेड वेल्डिंग, फॉर डाउन हेड वेल्डिंग, डाउन हेड यानी सिर से नीचे की वेल्डिंग जो है मैनिपुलेटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि एफआरपी क्या है। तो एफआरपी का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, ठीक है। तो फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक जो है आप लोग देखे होइएगा, आप देखे क्या होइएगा, आप एलसी में रनिंग करवे करते हैं, अंदर से पहले जो है आईसीएफ में देखते हैं कि प्लाई लगा रहता था कोच के अंदर, लेकिन अब एलसी में देखिए कितना चिकना सा एकदम फाइबर की तरह लगा रहता है, ठीक है ना। वो है एफआरपी, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक प्लास्टिक जो होता है एफआरपी, क्या मतलब आग के द्वारा जो मतलब ये जलने में कैसा होता है, फायर प्रूफ या फायर रिटार्टेंट, ठीक है, फायर प्रूफ या फायर रिटार्टेंट। तो इसका आंसर हमेशा फायर रिटार्टेंट ही मारिएगा, अग्निरोधी। फायर प्रूफ का मतलब है कि फायर से प्रूफ है मतलब वो जलेगा ही नहीं, जलेगा मतलब धीरे धीरे, जल्दी पकड़ेगा, आग नहीं पकड़ेगा। फायर रिटार्टेंट यानी अग्निरोधी, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भरी हुई स्थिति में आईसीएफ पैकेज में ड्रा बफर के मुख्य अनुप्रयोग चाहिए। देखिए भरी हुई स्थिति में, लोडेड कंडीशन में कह रहा है, तो लोडेड कंडीशन में जो होता है 1030 होता है, और इम्पिटी कंडीशन यानी खाली स्थिति में 1105 होता है, ठीक है। और कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जैसे मान लेते हैं यह कोच हो गया या बफर हो गया, दोनों साइड जो, ठीक है, दोनों बफर हो गया, तो इस बफर में, दोनों के बफर में जो है कितना से कम हाइट में, कितना के अंतर से कम नहीं होना चाहिए, तो इसी को घटा दीजिए, ठीक है। 1105 में 1030 घटा दीजिएगा तो 75 आएगा, ठीक है। तो बफर के ऊंचाई में जो है 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है मेरे भाई, इसीलिए हम बताएं। आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है ना। आईसीएफ यान का बफर स्टॉक देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 27 mm हो जाएगा बफर, बफर स्टॉक, ठीक है ना। ये बफर जो होता है इसका स्ट्रोक जो है 27 mm होता है। बफर के बीच की दूरी जो है 1956 mm होता है, ठीक है। ये सभी डिटेल में मैं बताऊंगा, बहुत वीडियो लंबा होते जा रहा है, ठीक है। चलिए 34 में क्या कर रहा है कि यान में ड्रा और बफिंग बल स्थानांतरण, देखिए मैंने ऊपर ही बताया था कि ऊपर जो क्वेश्चन आया था साइड बैरियर वाला, अगर यान का वर्टिकल या यान का लोड ट्रांसमिट अगर कहे तो यह हो जाता है साइड बैरियर के माध्यम से, ठीक है। और ड्रा एंड वफिंग फोर्स के बारे में अगर कर दे तो यह सेंटर पिवोट के द्वारा, कहाँ दिया है, ए नंबर में, सेंटर पिवोट के द्वारा यह होता है, ठीक है ना। जा करके बैक करके वीडियो को देखेंगे, पूरा डिटेल में हमने बताया है, वहां पर मैंने साइड बैरियर के बारे में पूरा डिटेल रूप से बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ढूंढिए और अति कीजिए। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर में, कह रहा है कि एक्सल वर्क्स टॉप और एक्सल वर्क्स क्राउन बोल्ट के बीच की गैप को क्या कहते हैं। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन हमने अभी बताया है, क्राउन क्लियरेंस ए और क्राउन क्लियरेंस बी, तो क्राउन क्लियरेंस ए जो होता है एक्सल वर्क्स टॉप, ठीक है, और एक्सल वर्क्स क्राउन बोल्ट के बीच में जो गैप होता है वह जो है क्राउन क्लियरेंस ए होता है, ठीक है। और बोगी बोगी फ्रेम और बोलिस्टर के बीच में जो गैप होता है, बोगी फ्रेम और बोलिस्टर के बीच में जो गैप होता है उसको जो है क्राउन क्लियरेंस बी बोलते हैं, ठीक है। सबका हमने बताया है कि सभी गाड़ी में क्राउन क्लियरेंस 40 प्लस माइनस 5 होता है, और ए जो है सब अलग अलग होता है। क्राउन क्लियरेंस सी जो है 70 प्लस माइनस 3 हमने बताया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, बैक करके देखो वहां पर पूरा डिटेल बताया है। ड्रा गियर और स्क्रू कपलिंग का उत्पन्न प्रूफ लोड, देखिए 75 टन होता है, ठीक है। आप देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि गाड़ी का जो इंड वाल साइड जो होता है, एक गाड़ी हो गया यहाँ पर इंड वाल, जहाँ पर ये स्क्रू कपलिंग जो होता है, स्क्रू वाला आईसीएफ का ये क्वेश्चन है, तो यहीं पर एक लिखा रहता है 75 टन, ठीक है ना। यहीं बडिया पर जो है इंड वाल साइड 75 लिखा रहता है, और इस तरह सिंबल जो है बनाया रहता है, इस तरह, इस तरह, और यहीं पर जो है 75 लिखा रहता है, ठीक है ना। तो ड्रा गियर के स्क्रू कपलिंग से जो प्रूफ लोड जो होता है 75 टन का होता है, ठीक है। आप गाड़ी में जब सफर करते होइएगा या वर्कशॉप में होइएगा तो आईसीएफ का इंड वाल साइड में जाकर आप देखिएगा 75 लिखा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुक पिन हॉल का बियर लिमिट कितना होता है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा हम इसको ऊपर बढ़ाते हैं। हुक पिन हॉल की वियर लिमिट कितना होता है, देखिए फिर देखिए अंक में जितना है ना, एक क्या कीजिएगा कि टेबल बना लीजिएगा और उसको रख लीजिएगा, ठीक है। 3 होगा। ड्रा गियर पिन का नॉमिनल डायमीटर जो है कितना होता है, तो 31 mm होता है।
39 में क्या कह रहा है कि आईसीएफ टॉप फ्लोर से फ्लैंज फेस प्लेट की वियर लिमिट कितना होता है, तो 11 mm होता है। इसको जो है एक टेबल बना करके उसको याद कर लीजिएगा। एच टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का सबसे कमजोर कड़ी क्या होता है, तो यह नकल होता है। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्या होता है, नकल होता है। ठीक है, एच टाइप। ठीक है, इस पर एक दिमाग पर हमको आ गया क्वेश्चन, जो हमको आपको बता दें कि एच टाइप जो है, एच टाइप सीबीसी जो होता है, आपको एल एच बी में लगाया जाता है। एच टाइप सीबीसी। ठीक है, और गुड्स मैं क्यों लिख देता हूँ, गुड्स माना मतलब कि माल वैगन। ठीक है, गुड्स, तो गुड्स में जो है ई टाइप सीबीसी लगाया जाता है। ठीक है ना, ई टाइप सीबीसी। ठीक, और आईसीएफ में अभी हमने बताया, आईसीएफ में कौन सा लगा रहता है कपलिंग, स्क्रू कपलिंग। स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और डेमो मेमो, DEMU, डेमो मेमो में कौन सा होता है, तो इसमें होता है सेकू कपलर। सेकू कपलर लिख लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है ना, मैं बोलता हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। डेमो मेमो में सेकू कपलर। और अभी जो नया गाड़ी मेरे भाई जो चला, जिसका नाम है वंदे भारत, वंदे भारत, उसमें कौन सा कपलर लगाया गया है, तो उसमें जो लगाया गया है सेमी परमानेंट कपलर लगाया गया है। सेमी परमानेंट कपलर लगाया। देखिए यहाँ पर एच टाइप कपलर जो क्वेश्चन जो 40 नंबर में किया है, इसी पर हमारे दिमाग में अभी आ गया, तो मैं सोचा कि मैं इसको बता दूं, ताकि इस तरह कपलर एक जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए एक जगह ये सारे कपलर किसी पीडीएफ में या कहीं नोट्स में जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए मैं इस तरह बताया हूं, ताकि आप लोग अच्छे ढंग से इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक और बताना चाहूंगा कि वंदे भारत में जो है सेमी परमानेंट लगा रहता है कपलर, लेकिन आपको कहीं कहीं ज्यादा नहीं, कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि डेलेनर वी, डेलेनर डेलेनर वी के नाम से भी इसको, देखिए डेलेनर कंपनी ने सेमी परमानेंट कपलर को बनाया है, इसीलिए इसको डेलेनर वी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो डेलेनर वी कहीं कहीं मिलेगा आपको कि वंदे भारत में कौन सा कपलर लगाया गया है, तो डेलेनर वी कपलर लगाया गया है। कहीं कहीं मिलेगा, ज्यादा नहीं, ज्यादातर याद रखिएगा सेमी परमानेंट कपलर लगाया जाता है, लेकिन उसको डेलेनर वी के नाम से भी जाना जाता है। नोट करके आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है 41, डिट्रैक्शन, डिट्रैक्शन ट्यूब किसके अंदर, देखिए ये बहुत ही विवादित और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए, जो ज्यादा जितना ही पढ़ता है ना, उसी को ज्यादा कंफ्यूज करता है। इस बात को जो ज्यादा पढ़ रहे होंगे मेरे बात को जरूर समझ रहे होंगे। जो जितने डीपली में जाएगा उतने कंफ्यूज करता है, क्योंकि वो ज्यादा इतना ना भंडार उसके दिमाग में हो जाता है ना, कि ये क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पढ़ा था, वहां पढ़ा था, इस तरह था, उसी प्रकार देखिए आप कंफ्यूज कहाँ करते हैं। डिटेक्शन ट्यूब कहाँ लगा रहता है, तो बफर के अंदर लगा रहता है। और एक होता है इलास्टोमेरिक पैड, इलास्टोमेरिक पैड कहाँ लगा रहता है, तो ये हेड स्टॉक के अंदर लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैं मोटा मोटी एक बनाता हूँ फिगर, आप समझने के लिए। मैं उतना अच्छा से तो नहीं बना पाऊंगा। मैं एक सीबीसी में यानी सेंटर बफर कपलर बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका, ये समझिए कि ये सीबीसी है। ठीक है, तो ये जो है, और एक आपका यहाँ पर गाड़ी में बना दूंगा, ये सीबीसी है, और यहाँ पर एक बफर लगा रहता है। ठीक है ना, बफर के अंदर एक ऐसा रॉड टाइप का होता है, और गोल गोल यहाँ पर उजला में कभी कहीं काला भी दिखाई देता है। ठीक है ना, तो यही है डिट्रैक्शन ट्यूब। ठीक है ना, डिटेक्शन ट्यूब जो बफर के अंदर है, बफर के अंदर जब यह सीबीसी जाकर के इसमें टकराता है ना, तो यह डिटेक्शन ट्यूब इसके अंदर होता है, इसलिए यह टकराता है। तो देखिए गला फंसने लगा मेरा, बहुत बोल रहा, तो यहाँ पर होता है। और इसके पीछे जो हेड स्टॉक जो होता है, हेड स्टॉक जहाँ पर टकराता है, तो यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं इसको, इलास्टोमेरिक पैड जो है लगाया जाता है। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप याद रखिए कि इलास्टोमेरिक डिटेक्शन ट्यूब जो है हेड बफर के अंदर, इलास्टोमेरिक पैड जो है, अरे इसको मिटाओ पहले, डिटेक्शन ट्यूब बफर, इलास्टोमेरिक पैड जो है हेड स्टॉक। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा।
एसी यानों का एक्सल लोड, ये तो सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। एसी यानों का एक्सल लोड 25 और नॉन एसी का 13 टन, आप याद है आपको, आप इसी में विशेष बताने की जरूरत नहीं है। नॉन एसी आईसीएफ का 13 टन किधर है, यहाँ पर है, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 13 टन आईसीएफ बोगी के ऊपर और नीचे फ्लैंज की मोटाई, देखिए यहाँ पर हड़बड़ी में आप गड़बड़ी कर देंगे। यहाँ पर फ्लैंज पूछ रहा है, तो फ्लैंज ही ना कि आप चल जाइएगा चक्का वाला फ्लैंज, ठीक है, चक्का वाला फ्लैंज, ये नहीं पूछ रहा है मेरे भाई। यहाँ पर कह रहा है बोगी के ऊपर, जो बोगी फ्रेम जो होता है, इसका जो ये कोर जो होता है, चारों तरफ से जो कोर जो होता है, फ्लैंज जिसको बोला जाता है, इसका जो है मोटाई पूछ रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो जो ध्यान रखिएगा, जब 13 टन वाला पूछेगा तो कहीं 13 भी मिलता है, लेकिन 12 ज्यादातर मिलता है, ठीक है ना। तो 13 टन वाला नॉन एसी पूछेगा तो 12 mm, एसी का पूछेगा 16 टन वाला का, तो इसका एसी वाला का जो बोगी फ्रेम का जो फ्लैंज जो होगा ऊपर जो कोर जो होता है, तो 16 टन वाला का 16 mm होता है, ध्यान रखेंगे। 16 टन वाला का 16 mm और 13 टन वाला का 12 mm, कहीं 12 की जगह पर 13 भी रहता है, ठीक है। 12 13 एक साथ नहीं रहेगा, या तो 12 रहेगा नहीं तो 13 रहेगा, ठीक है। तो आप 12 मारेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक, हमको जहां तक विश्वास के समझ गए होंगे। हाई स्पीड क्या कर, हाई स्पीड आईसी पियानो के कंडम करने योग्य ह्यूली फ्लैंज कितना होता है, ठीक है, हाई स्पीड, ठीक। देखिए यहाँ भी बोलने का बहुत, लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि गला मेरा फंस रहा है। देखिए व्हील फ्लैंज जो होता है, इसका आंसर हम पहले बता दें आपको, उसके बाद में फिर मैं, देखिए हाई स्पीड के लिए 22 होता है, ठीक। कैसे होता है, देखिए न्यू जो है थिन फ्लैंज जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ क्या बोला है, यहाँ पर हाई स्पीड यानों के लिए कंडम करने जो केवल फ्लैंज लिखा है, ठीक है। तो आप लिखिए थिन फ्लैंज, ठीक है, क्या लिखेंगे, थिन फ्लैंज, थिन फ्लैंज, ठीक है। मैं अच्छा से उतना नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, थिन फ्लैंज, ठीक है। तो थिन फ्लैंज जो होता है मेल एक्सप्रेस के लिए, मतलब जनरली मेल एक्सप्रेस के लिए जो है न्यू, न्यू जो है 28 mm होता है, 28 mm, ठीक है, मेल एक्सप्रेस के लिए, ठीक है। न्यू किसके लिए, मेल एक्सप्रेस, ये सब जनरली। लेकिन हाई स्पीड के लिए जो न्यू जो होता है यह 29.4 होता है, ठीक है, और यह 28.5 होता है, ठीक है। तो 28.5 के लिए यह कंडम साइज होता है 16 mm, ठीक है, और हाई स्पीड के लिए हो जाता है 22 mm, ठीक है। तो हम इसलिए ये अलग अलग हमको बताने का मकसद ये था कि कहीं आप पढ़िएगा पीडीएफ में कि थिन फ्लैंज जो है, व्हील का फ्लैंज जो है 28 mm होता है, और कहीं दूसरे जगह आपको मिल जाएगा कि 29 mm होता है, और फट दे हमारे पास कमेंट आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि सर 29 mm यहाँ पढ़े हैं, हाँ यहाँ 28 mm पढ़े हैं, कौन सा सही है। और कहीं हम केवल 29 हम कहीं बता दिए, चेक करा दिए सेट में, तो कमेंट आ गया नहीं सर 28 mm होता है, ठीक है। 28 में चेक करा दिए तो कहीं पढ़े हैं 29.4, तो 29 है। तो इस आप पढ़िए जो मैंने आंसर बताया है, चाहे वो वीडियो हो या सेट हो, पहले आप ढूंढिए, उसके बाद हमारे पास कमेंट कीजिए। शायद आपको ढूंढने से वो क्वेश्चन नहीं मिले मेरे पास, आप क्वेश्चन कीजिए, हम आपको क्वेश्चन करने के लिए नहीं मना कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कीजिए, मैसेज कीजिए, सब कुछ कीजिए, अपना कंफ्यूज दूर कीजिए, हम उसी के लिए आपके हैं, उसी के लिए हम आपसे जुड़े हैं। देखिए टीचर का अर्थ होता है टॉर्च, देखिए टीचर का मीनिंग का तो अलग अलग अर्थ अलग अलग है, लेकिन मैं ठेठ भाषा में मैं बता दूं, टीचर का मतलब होता है टॉर्च। टॉर्च का काम है आगे लाइट दिखाना, प्रकाश दिखाना, आगे तो आपको ही बढ़ना है ना। अब टॉर्च हाथ में लिए हैं, जलाए हैं, खड़ा हैं, तो आपका दोष है। टॉर्च तो अपना लाइट दिखा ही रहा है, आगे तो आपको बढ़ना है ना। समझ रहे हैं ना हम जो कहना चाह रहे हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। तो हम जो भी वीडियो में बताया आंसर चेक कराए, पहले आप ढूंढिए, शायद वो क्वेश्चन आपको नहीं मिले, लेकिन साथ में क्वेश्चन ढूंढते समय कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो आप कंफ्यूज में थे, आप बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, वो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, वो आपको फायदा हो जाएगा। और नहीं मिलेगा तो मेरे पास क्वेश्चन कीजिए, आपका स्वागत है। आप मुझसे जुड़े हैं तो आपका आंसर देना मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडमिंग साइज हो गया, अब यहाँ पर समझ गए ना 22 mm हाई स्पीड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
46 में क्या करे, पहिया की लेटरल मूवमेंट किसके द्वारा होता है, तो यह जो है एक्सल गाइड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एक्सल गाइड के द्वारा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आईसीएफ सॉलिड पहिया में न्यूनतम 100 पीसू, देखिए 100 न्यूनतम 100 पीसू कह रहा है। ठीक है, तो यह आईसी क्या लिख दिया, आईसीएफ का। देखिए हिंदी टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। देखिए मेरे भाई कहूंगा कि यही कि जब टाइपिंग में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते इंग्लिश भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आईसीएफ का 100 इशू कह रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आईसीएफ का जो है, आईसीएफ का व्हील का न्यू साइज जो है, न्यू साइज कितना होता है, 915 mm। ठीक है, कॉन्डम साइज कितना होता है, 825 mm होता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में है कि क्या बोलते हैं, 100 इशू। ठीक है, तो 100 इशू जो है 837 mm होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी एक लाइन बोलना चाहूँगा कि जो व्हील शॉप में होंगे कहेंगे नहीं सर हम तो 834 तक ले हम लोग व्हील से मतलब चक्का घर से हम लोग आउट करते हैं, डिस्पैच करते हैं, आप बता रहे हैं कि 837, तो इस बात को मान लेंगे, हाँ भाई बात सही है। लेकिन आप थ्योरी के दृष्टि से चलेंगे ना, आरडीएसओ के अनुसार चलेंगे ना, उससे आपका आंसर सही होगा। तो नियम है कि 837 से नीचे की चाका को इशू नहीं करना है, आगे बढ़ाना नहीं है, उसको कंडम कर देना है। अगर शॉप से निकल रहा है तो अब कहे कि 825, तो 825 मान ले गाड़ी चल रहा है, बाहर है तो 825 तक चलेगा, कंडम कर देंगे। लेकिन अगर चक्का मतलब पूरा उसको लेथ वगैरह से जो भी कुछ है टर्निंग वर्निंग कर और करके फिट करके बैरिंग वगैरह हम आउट कर रहे हैं, फिर से मतलब गाड़ी उस पर फिर लोडिंग होगा, तो उसके लिए 837 से कम हम नहीं करेंगे इशू। ठीक है, लेकिन 34 तक भी देखा गया है, होता है, ये बात सही है, लेकिन उसके अनुसार आप नहीं चलेंगे। ठीक, और एलएचबी में जो है, एलएचबी के बारे में, इसके बारे में तो समझ ही गए। एलएचबी में जो है, इसमें भी न्यू साइज जो है 915 होता है और कंडम साइज 845 और 855 होता है। अब कहेगा 855 845, तो 845 देखिए ध्यान रहे, जब वेव थिकनेस 17 ±3 रहे तो 845, जब वेव थिकनेस 14 ±3 रहे तो 855। ठीक, अब इसमें आपको हम क्लियर करते हैं कि 845 जब वेव थिकनेस दिया, देखिए कहीं कहीं होता है कि वेव थिकनेस नहीं दिया रहता है, जनरली ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो जब वेव थिकनेस नहीं दिया रहा है और ऑप्शन में 845 और 855 दोनों दिया रहा है, तो हम 855 को मारेंगे। अगर दोनों में कोई एक ही दिया 845 855 तो कोई एक ही मारेंगे। ठीक है, अगर वेव थिकनेस के साथ में दिया है तो ध्यान रहे कि 17 ±3 रहेगा तो 845 और 14 ±3 रहेगा तो 855। ठीक, याद रखिएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया आईसीएफ का सॉलिड न्यूनतम 100 पीस, ये तो हो गया क्वेश्चन। यानी 48 पर चलना है। आईसीएफ यानों के ब्रेक ब्लॉक और पहिए ट्रेड के बीच कितना क्लियरेंस होता है, तो 5 mm होता है। ए नंबर में दिया है, ये चुटपुटिया क्वेश्चन है। ट्विन पाइप सिस्टम में ब्रेक रिलीजिंग में कितना समय लगता है, देखिए इस क्वेश्चन पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। ट्विन पाइप सिस्टम में ब्रेक रिलीजिंग टाइम जो है, रिलीजिंग टाइम कितना होता है, तो 45 सेकेंड। अब आप कहिए कि नहीं सर 15 से 20 सेकेंड होता है रिलीजिंग टाइम। ठीक है, और अप्लाई टाइम जो है 3 से 5 सेकेंड होता है। ठीक है, 3 से 5 सेकेंड। ठीक है, लेकिन ये दोनों ज्यादातर क्वेश्चन ध्यान में रहे मेरे भाई, इसको नोट कर लेंगे तीनों क्वेश्चन को। ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है, रिलीजिंग टाइम 15 से 20 सेकेंड, अप्लाई टाइम 3 से 5 सेकेंड। लेकिन ये वाला क्वेश्चन शायद कहीं पूछा, ज्यादातर यह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर मैं एक बार यह क्वेश्चन एक बात रिपीट करना चाहूंगा, पहले भी हमने बोला है कि ज्यादा आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डीपली जाइएगा समुद्र में डूब जाइएगा। ठीक है, उतना ही पढ़े जितना जरूरी है। हम जानते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उस रास्ता से मैंने एक बार गुजर चुका हूँ। ठीक है ना, अब तो मैं कहने कौन रास्ता से गुजरा हूँ तो क्या कहें, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। ये समझ लीजिए आप, ये वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है ट्विन पाइप्स में। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे, ज्यादातर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 में कह रहा है कि यात्री यानों के ब्रेक पाइप और फीड पाइप का ब्याज, देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है। ठीक है, यात्री यानों के, देखिए यात्री यान खाली लिख दिया। ठीक है, ये ना कि आईसीएफ एलएचबी। ठीक है,
और ब्रेक पाइप और फीड पाइप का व्यास लिख दिया, यहाँ बोर साइज नहीं लिखा। ठीक है, बोर साइज का मतलब ये हो जाता है कि उसका अंदरूनी व्यास, इनर साइज, अंदर की व्यास। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो बोर साइज जो है आपको जो है, बोर साइज कितना होता है, 25 mm। ठीक है, 25 mm यानी इनर डाया कितना हो जाएगा, 25 mm। ठीक है, और कहीं कहीं कहिएगा सर कहीं 28 मिल जाता है। ठीक है, तो यह हो जाता है आउटर डाया। ठीक है, आउटर डाया। लेकिन ज्यादातर आपको यही आंसर क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर बोर साइज नहीं लिखा है, लेकिन बोर साइज पूछा है, इसलिए आपको मतलब कि देखिए दोनों ऑप्शन में नहीं दिया रहता तो कोई टेंशन नहीं रहता, अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो 25 वाला मारेंगे, क्योंकि बोर साइज ही पूछा जाता है मेरे भाई, आउटर नहीं पूछा जाता है, शायद कहीं पूछा जाता है, बहुत कम, 99% बोर साइज ही पूछा जाता है, इसलिए 25 mm वाला आप मारेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरा क्वेश्चन जो है यहाँ 50 क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाता हूँ जो यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, और वीडियो आपको जो मतलब ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा मेरे भाई। ठीक है, और हो सके तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जहां आप काम कर रहे हैं वहां नहीं शेयर कीजिएगा, अदर जगह कर दीजिए, तक जहां पर आपके दोस्त अदर जगह काम कर रहे हैं वहां पर, जहां है वहां पर शेयर कीजिएगा, तो आपके कंपटीशन में आदमी खड़ा होगा। अदर जगह कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और मुझसे जुड़ने के लिए तो आप ऊपर भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ भी लिख देता हूँ, 96 93 57 14 26, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे और व्हाट्सएप पर जो है पीडीएफ या क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब वीडियो समाप्त होता है। अगर जो भी पढ़ने वाले भाई हैं वो वीडियो को यहीं समाप्त कर देंगे। मैं ज़्यादा नहीं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं बनाया है। ठीक है, क्यों नहीं बन पा रहा है, तो जो भाई पढ़ने वाले होंगे जो इस जानना नहीं चाहते वीडियो को ऑफ कर देंगे, मैं आगे 5 मिनट आपसे लूँगा। तो देखिए ऐसा है कि 29 जून, मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा, 15 अप्रैल से मेरे पुत्र के पेट में दर्द हुआ। मैंने उसे बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बहुत परेशानी तो 15 अप्रैल से ही शुरू हो गया। ठीक है, दर्द हुआ और मैं बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड बहुत सारा हुआ, लेकिन उसमें पकड़ में नहीं आया। मैं छठा डॉक्टर को मैंने दिखाया, स्पेशलिस्ट बच्चे के डॉक्टर जो था, उसका फी जो है 1500 था। ठीक है ना, उन डॉक्टर को मैंने दिखाया, तो वो डॉक्टर जो है, छठा डॉक्टर को मैंने दिखाया, तो वो जो है सीटी स्कैन का ऑर्डर दिया, सीटी स्कैन कराया गया, तो उसमें जो है लीवर में, आहार नाल में जो है गांठ बन गया था। गांठ लगभग 2 इंच के गांठ था, लगभग मोटाई भी 1 इंच से कम नहीं था। ठीक है, आहार नाल में जो मेरा बच्चा जो खाना खाता था, तो यह गांठ जो है आहार नाल को जो है एकदम ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक करने के बाद में देखिए जो है खाना कोई पास नहीं कर रहा था, उसका जो है ब्लड ही लेटरिन या ब्लड ही उल्टी करता था। फिर इसका इमरजेंसी में जो है इसका ऑपरेशन किया गया, गांठ का ऑपरेशन, ऑपरेशन करके उसको निकाला गया। फिर ऑपरेशन और उसको बायोप्सी के लिए जब भेजा गया, तो बाद में पता चला कि इस गांठ में जो है, देखिए गांठ को जो है लीफोमा कहा जाता है, गांठ को लीफोमा कहा जाता है, लेकिन यही गांठ है जब कुछ दिन क्या, अगर कुछ देर रह जाए, ज़्यादा देर, तो यह जो है थोड़ा जब इसमें सड़न हो जाएगा, तो यह लीफोमा जो है लीफ नोड में बदल जाता है, जिसको हम लोग लीफ नोड के नाम से जानते हैं। तो अगर लीफोमा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लीफ नोड में अगर बदल गया तो वह कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यह गांठ जो था लीफ नोड में बदल गया था और यह कैंसर का रूप ले लिया। तो डॉक्टर ने क्या किया कि यह 2 इंच का था और इधर से 1-1 इंच बढ़ा करके इसको काट कर बाहर निकाल दिया, फिर इस लीवर को आपस में जोड़ दिया, यानी जो मेरा रोग था उसको बाहर कर दिया। ठीक है, बाहर करने के बाद में फिर जब उसको जो है रेफर कर दिया, जो आप जाइए टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी, वहां पर जाकर के हमने बच्चे को एडमिट किया 29 जून को।
और 29 जून से लेकर आज तक और अभी अगले मतलब कि अभी दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक अभी बच्चा मेरा उसी में एडमिट रहेगा और उसका दवा चल रहा है। बहुत कष्ट है मेरे बच्चे को। आप जानते हैं कि जिस प्रकार एक लहलहाते किसान को, मतलब लहलहाते खेत को देखकर किसान को जो खुशी मिलता है, या उस लहलहाते खेत को अगर कोई जानवर नुकसान पहुंचाता है, उसका दुख जो किसान को होता है, सेम वही कंडीशन एक माता पिता को होता है। आप भी एक माता पिता हैं, अगर बच्चे को दुख होता है तो माता पिता तो ये भी सोचते हैं कि उसका वो दुख मैं ले लूं, लेकिन मेरे बच्चे को दुख न हो। बहुत कष्ट होता है मेरे बच्चे को। इतना मतलब इंजेक्शन सुई लगा है ताकि सुई गांथने के लिए जगह भी नहीं मिलता है मेरे भाई। जब कीमो चलता है तो उसको खाना पीना छूट जाता है, लेटरिंग होने लगता है, उल्टी होने लगता है, बहुत कष्ट होता है। आज भी उसी तरह हो रहा है। आज दिनांक कितना है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर, आज 24, आज गांधी जयंती भी है, ठीक है। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा मैं परेशान था। और अभी तो जो है डॉक्टर का कहना है कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी इसके कण होते हैं, सूक्ष्म कण, जो मशीन से भी नहीं देखा जा सकता है। उसको खत्म करने के लिए, जो लाइफ में ऐसा कभी न हो, इसके लिए मुझे कीमोथेरेपी करना पड़ेगा। इसके लिए इसका कोर्स है 6 महीना का। 6 महीना आपको रेगुलर चलाना पड़ेगा, जिसमें 3 महीना निकल गया, दिसंबर तक आपको रुकना पड़ेगा, या क्लियर हो जाएगा। फिर भी भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। और मेरा बच्चा की मैं बात करूं तो मेरा बच्चा इतना टैलेंट था, इतना, मात्र 6.5 साल का, कि वैसा बच्चा मेरे मोहल्ला, मेरे गांव, मेरे परिवार में नहीं था। इतना फास्ट, इतना तेज था कि उसके वो मतलब कि टीचर बच्चा को रिजेक्ट करता है, लेकिन बच्चा टीचर को रिजेक्ट कर दिया। कई ट्यूशन वाले आए और बोले कि मैं इस बच्चा को नहीं पढ़ा सकता। 2 स्कूल में भी बोला गया कि इस बच्चा को मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। इतना टैलेंट था, इतना तेज था। वो 1 सेकंड की मैं बात बोलता हूँ, 1 सेकंड वो अस्थिर रहने वाला नहीं था, और ना ही उसका मुंह बंद होता था, ना ही पैर। आज उस बच्चा को देखा जाए तो एकदम शांत सा बैठा है। उसको मैं देखता हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है कि जो बच्चा 1 सेकंड रुकने वाला नहीं था, वो बच्चा आज शांत बैठा है। मैं उससे परेशान रहता था, केवल मुझसे क्वेश्चन करता था कि पापा, ये आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? एक से एक वैज्ञानिक वाला क्वेश्चन आज से ही करता था। वो बच्चा शांत बैठा है। लेकिन यहाँ पर अब एक सवाल उठता है कि गांठ क्यों बना? लेकिन इस यहाँ पर आप लोग को शिक्षा मैं ये दूंगा कि भूल करके अपने बच्चे को जितने भी चिपचिपा वाले पदार्थ हैं, ओरियो बिस्कुट देखने में ऊपर से कितना अच्छा लगता है, और सबसे पहले का चॉइस बच्चा को ओरियो बिस्कुट ही है। लेकिन क्रीम वाले जितने भी बिस्कुट है ऊपर से देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन बीच में जो क्रीम होता है वो एक्सपायर कर जाता है, और वहीं जाकर पेट में इन्फेक्शन फैलाता है। जो बिस्कुट या चॉकलेट जो फ्रिज में रखा जा रहा है, जैसे कि सबसे अच्छा चॉकलेट जो है आप डेयरी मिल्क को मानते हैं, और उस डेयरी मिल्क अगर टाइट है तो ठीक है, अगर वो पिघल गया है तो समझिए कोई इन्फेक्शन उसमें हो गया है। वो बच्चा अगर खाता है तो पेट में इन्फेक्शन होगा ही होगा। ठेला पर बर्गर, चाउमीन, वो सब एक्सपायरी, क्या चीज़ बोलते हैं उसको, रिफाइन, एक्सपायरी रिफाइन से बनाया जाता है। वो जाकर पेट में इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बाहर का खाना अपने बच्चों को नहीं दें, नहीं खिलाएं। चॉकलेट, बिस्कुट, यहाँ तक कि जो क्या बोलते हैं, किशमिश, किशमिश जो हरा हरा है एकदम फ्रेश है तो वो खिलाइए। लेकिन जो किशमिश आपस में सट गया, काला पड़ गया, वो हम कहेंगे कि आप भी उसको नहीं खाइए, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन है। खजूर जो आपस में सट गया, इन्फेक्शन है। अरे खाने वाला तो बहुत कुछ खाता है, लेकिन अपना से बचना चाहिए। जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ या गुजर गया हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा है। और ये भी मैं बात बताता हूँ कि आपको जब मुसीबत, अब जब आपको आएगा ना, तो आप कितना को हेल्प किए हैं, क्या किए हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। जब आप पर जब मुसीबत आएगा तो सब लोग अपना रास्ता देख लेगा, आपको कोई मतलब कि आपको हेल्प करने वाला नहीं है।
कोई नहीं करेगा, आपको खुद ही संभालना होगा। मैं उसको हेल्प किया, ये किया, वो किया, घर बनवाए, लोन लिए, शादी किए, वो किए, ये किए, कर्जे से दबाए हैं, लेकिन जब आपके ऊपर आएगा तो उससे जो फायदा लिया वो साइड हो जाएगा, आप खुद समझिए। इसलिए अभी से सावधान हो जाइए। आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। मैं तो लाखों रुपया का मैंने दान किया, कितना को शादी कराया, कितने स्टूडेंट को मैंने पढ़ा लिखा करके जगह पर मैंने पहुंचाया, लेकिन वही सब आदमी आज मेरे पास कॉल तक भी नहीं करता है कि बाबू कैसा है, ठीक है। आप पूजा पाठ कीजिए, दान कीजिए, हमें नहीं करें कि नहीं कीजिए, लेकिन ये उम्मीद मत रखिए कि मैं इसका हेल्प कर रहा हूं तो आगे मेरा ये हेल्प करेगा, या मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं तो आगे मेरा सही होगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, आप वही कीजिए जो सही है, सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि आपसे जो भी आज स्वार्थी दुनिया है, जब तक आपसे उसको स्वार्थ मिल रहा है तब तक आपसे जुड़ा रहेगा, जहां आपका स्वार्थ खत्म हुआ पर 50 को दोष लग जाएगा। रेडिकली बता रहा हूं, चाहे कितना ही आप हेल्प क्यों ना किया है, अपना नौकरी का आधा जीवन उसके हेल्प में बिता दिए हों, लेकिन समझिए, एक लाइन में कहूंगा कि आज के डेट में आपका कोई नहीं है। आप अपने जिसे जीवन साथी कहते हैं ना, पत्नी, उसको भी थोड़ा सा कोई ऑर्डर है, वो ऑर्डर कर रही है ना, थोड़ा सा उसको थोड़ा कमी करके देखिए। क्या ये कपड़ा चाहिए, खाना है, वो है, थोड़ा सा ऑर्डर कम करके देखिए ना। आज पैसा नहीं है, इतना ही बोलिए पैसा नहीं है, देखिए क्या होता है। 100 में 99% या 95% औरतें कुछ ना कुछ बोल ही देगी, किस लिए कमा रहे हैं, बहुत तरह की बातें। 5% ऐसा औरत होगी कि समस्या को आपका समझेगा, ठीक है ना। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो मुझे यह कहना था, इसी कारण वीडियो नहीं बन रहा था, लेकिन अब वीडियो आपका बनेगा। बच्चा मेरा नॉर्मल हो गया है, सब कुछ नॉर्मल आ गया है, मैडम जो है वहाँ पर है, मैं अपने ड्यूटी पर आया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग का वीडियो अब रेगुलर बने, ठीक है। चलिए, आप लोग भी खुश रहिए, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।